डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र, जातियां और घटनाएं बनावटी हैं। यदि ये किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। वार्निंग, इस कहानी को ज़्यादा सुनने से आपको इसकी लत लग सकती है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर और ध्यान से सुनें। क्या आप इस कहानी के अगले एपिसोड्स जल्दी देखना चाहते हैं? तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगला पार्ट जल्दी अध्याय 401 नकली यीशु। सावधान, जैसे ही उसकी आध्यात्मिक चेतना ने मानव सेना को महसूस किया, गू मिंगजो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे बढ़ गया और उनसे भिड़ने के लिए निकल पड़ा। इस समय तक फ्लोटिंग जेड आइलैंड के रॉक कल्टीवेटर्स का मनोबल कुछ हद तक वापस आ चुका था। हालांकि द्वीप के विनाश ने उन्हें गहरे दुख में डुबो दिया था। वे उस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके पास लड़ने की मानसिक स्थिति ही कहाँ थी। बेशक उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मानसिक दृढ़ता बहुत मजबूत थी। इतनी बुरी खबर सुनने के बाद भी वे लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन लंबे समय तक शांति रहने के कारण फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर बहुत सारे रॉक कल्टीवेटर्स तो आ गए थे, पर उन्हें असली युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। उनकी वास्तविक लड़ाकू क्षमता भी मजबूत नहीं थी। गू मिंगजो की गति बहुत तेज थी। वह फ्लोटिंग जेड रॉक कल्टीवेटर्स के पीछे पहुंचा और अपनी विशाल ट्रू कोर पावर को रिलीज कर दिया, जो तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब मानव कल्टीवेटर्स अचानक दिखाई दिए, तब गू मिंगजो ने पहले समुद्र के नीचे मौजूद डेमन कल्टीवेटर्स का नरसंहार किया था। वह अपने ही लोगों पर हमला नहीं कर सकता था। आखिरकार समुद्र के नीचे के डेमन कल्टीवेटर्स पहले से ही क्रूर थे और अब वे शू फेग्यू के नियंत्रण में उसके हथियार बन चुके थे। लेकिन जोऊ राजवंश की मानव सेना बिल्कुल अलग थी। गू मिंगजो ने सबसे पहले फ्लोटिंग जेड रॉक कल्टीवेटर्स के सामने खड़े होकर उन्हें रोका, लेकिन सीधे हमला नहीं किया। उसने केवल अपनी प्रेशर ऑरा फैलाकर उन्हें डराने की कोशिश की। शूश, जैसे ही उसने अपनी आभा छोड़ी, दुख में डूबे हुए फ्लोटिंग जेड कल्टीवेटर्स अचानक होश में आ गए। सभी ने हथियार उठा लिए और तुरंत युद्ध की तैयारी में लग गए। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के मास्टर भी गू मिंगजो के पास आ गए और पहाड़ी क्षेत्र की गहराई की ओर देखने लगे। चेतावनी मिलने के बाद वे तुरंत स्थिति समझ गए। इंग्लैंड ने सच में मेरे फ्लोटिंग जेड को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लगता है वे हमें पूरी तरह मिटाने के लिए आए हैं। आइलैंड मास्टर ने गू मिंगजो के पीछे खड़े होकर कहा। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना फैलाकर देखा तो पाया कि पहाड़ियों में अचानक मानव कल्टीवेटर्स की सेना प्रकट हुई थी। ये इंग्लैंड की सेना नहीं है। इनके कपड़ों से लगता है ये जोऊ राजवंश के कल्टीवेटर्स हैं। गू मिंगजो ने दूर खड़ी सेना को देखते हुए शांत स्वर में कहा। स्पष्ट था कि उसकी आभा से सामने वाले पर कोई असर नहीं हुआ। जोऊ राजवंश की सेना? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने हैरानी से पूछा। क्या वे खुद जोऊ राजवंश की मदद के लिए नहीं आए थे? अब जोऊ राजवंश के कल्टीवेटर्स अचानक यहाँ क्यों आ गए? क्या ये संयोग है या कोई साजिश? मैं 100% निश्चित हूं कि ये जोऊ राजवंश के कल्टीवेटर्स ही हैं। गू मिंगजो ने बिना ज्यादा बात किए पुष्टि कर दी। इसी समय फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने अचानक घने जंगल की ओर इशारा किया। गू मिंगजो ने उस दिशा में देखा तो उसे दुश्मन सेना से एक आकृति तेजी से उनकी ओर उड़ती दिखाई दी। जैसे ही वह आकृति 100 मीटर के भीतर आए, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। और जैसे ही गू मिंगजो ने उसका चेहरा देखा, उसके शरीर से अचानक भयानक हत्या इच्छा फूट पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना लंबा भाला निकाला और तुरंत वार कर दिया। भाले की शक्ति ने हवा को चीरते हुए उस व्यक्ति की ओर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही भाला लक्ष्य के करीब पहुंचा, पीछे से एक तेज और साफ पक्षी की चीख गूंजी। आकाश को ढक लेने वाला एक विशाल कुनपेंग उड़ता हुआ आया और ठीक उसी समय अपने पंजों से उस व्यक्ति को पकड़ लिया। भाला चूक गया, लेकिन उसकी ऊर्जा ने जंगल को चीर दिया। पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे, पत्तियां हवा में उड़ गईं और सैकड़ों ऊंचे पेड़ पल भर में नष्ट हो गए। गू मिंगजो ने अपना भाला वापस ले लिया और आसमान की ओर देखा। कुनपेंग फिर से चीखा और नीचे उतर आया। वह वास्तव में फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर का रूप था, जिसने एक मध्य आयु के हरे वस्त्र पहने व्यक्ति को पकड़ रखा था। गू मिंगजो की नज़र लगातार उसी व्यक्ति पर टिकी हुई थी। तुमने अचानक हमला क्यों किया? अगर हम समय पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो हमारे लोग मारे जाते। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने शिकायत की। उसे लगा कि गू मिंगजो ने गलत समझकर हमला किया है, लेकिन असल कारण कुछ और था। गू मिंगजो ने उस व्यक्ति का चेहरा पहचान लिया था, वह चेहरा जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। वह व्यक्ति जो खतरे के समय भी अपने कबीले का बदला लेने के लिए खड़ा हुआ था। वह व्यक्ति जो फ्लोटिंग जेड आइलैंड के राज बताता था, और वह व्यक्ति जिसने अपने परिवार और आइलैंड के नष्ट होने पर खुद को खत्म कर लिया था। यीशु। लेकिन अभी जो व्यक्ति सामने था, वह असली यीशु नहीं था। गू मिंगजो ने बिना देर किए फिर से भाला उठाया और सीधे उस मध्य आयु के व्यक्ति पर वार कर दिया। आइलैंड मास्टर, मुझे बचाओ। वह व्यक्ति घबरा गया। रुको। आइलैंड मास्टर ने चिल्लाकर उसे बचाने की कोशिश की,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाला पहले ही उसके दिल में उतर चुका था। खून चारों ओर फैल गया। उसकी सांसें वहीं खत्म हो गईं। पूरी पहाड़ी खामोश हो गई। हर कोई स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आया कि गु मिंगजोऊ के भीतर उस व्यक्ति के लिए इतनी भयानक हत्या इच्छा क्यों थी। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर गुस्से और हैरानी से भर गया। तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन गु मिंगजोऊ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना भला उठाया और मृत शरीर को आइलैंड मास्टर के सामने रख दिया और ठंडी आवाज में कहा, खुद देख लो। अध्याय 402 आरव शर्मा और भाग्य के पुत्र का पहला सामना। ये शियू के सीने में बना छेद अचानक बदलने लगा। पल भर में वह एक 10 मीटर लंबी मछली में परिवर्तित हो गया। उस मछली के शल्क सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। एक बिना खून वाला मानव चेहरा उस विशाल मछली से फिसलकर नीचे आया और धीरे धीरे फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की ओर बढ़ने लगा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ये शियू के शरीर में आए बदलाव ने उसे समझा दिया कि गु मिंगजोऊ क्या कहना चाहता था। उसने वह चेहरा हाथ में लिया। जैसे ही उसने परिचित चेहरा देखा, उसके दिल में तीव्र पीड़ा उठी। उसके मुंह से ताज़ा खून निकल पड़ा। वह मानव त्वचा का मुखौटा साबित कर रहा था कि फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर जिसे बचा रहा था वह असली ये शियू नहीं था। साथ ही यह भी सिद्ध हुआ कि मरने से पहले ये शियू का चेहरा बिगाड़ दिया गया था। ये सोचकर फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर का दिल टूट गया। तुम्हें कैसे पता चला? उसने होठों के कोने से खून पोंछते हुए गहरी आवाज में पूछा, जबकि उसके हाथ में अभी भी ये शियू का चेहरा था। उसकी मूल शक्तिशाली ऊर्जा अब नियंत्रित होने लगी थी। क्योंकि मैंने उसे खुद दफनाया था, गु मिंगजोऊ ने पहाड़ी धारा से उस अजीब मछली के शरीर को नीचे गिराते हुए कहा। उसने जलती हुई रक्तभाला समेट ली और आसमान की ओर देखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और पीछे खड़े लाखों स्वतंत्र साधकों की ओर उड़ चला। उसे पता था कि गु मिंगजोऊ क्यों नकली ये शियू को मारना चाहता था, लेकिन उसके पीछे मौजूद 1 लाख फ्लोटिंग जेड स्वतंत्र साधक ये नहीं जानते थे। उसे यह बात समझानी थी, वरना उनके और गु मिंगजोऊ के बीच दूरी बढ़ सकती थी। गु मिंगजोऊ को इस दूरी की परवाह नहीं थी, लेकिन वह पूरी पृथ्वी क्षेत्र की शक्ति रखने वाला व्यक्ति इस टकराव से दूर हो सकता था। जैसा कि फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने सोचा था, गु मिंगजोऊ के कठोर व्यवहार से 1 लाख साधक असंतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अभी अभी अपना घर खोया था और अपने लोगों को मरते हुए देखा था। सब लोग शांत हो जाओ। जिसे भाई गु ने मारा है वह नेता ये शियू नहीं था, बल्कि एक जानवरों का जासूस था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने समझाया। उसने अपने हाथ में मछली का चेहरा उठाकर सबको दिखाया। ये शियू का उतरा हुआ चेहरा सबसे बड़ा सबूत था। तो क्या ये शियू नकली था? ये समुद्री जानवर साधक कितने क्रूर हैं, उन्होंने हमारे नेता का चेहरा तक बदल दिया। हमें इन समुद्री जानवरों को खत्म करना होगा और नेता का बदला लेना होगा। भीड़ में गुस्सा फैल गया। सब लोग शांत हो जाओ, मास्टर ने फिर कहा। धीरे धीरे स्थिति काबू में आ गई। हालांकि बदला जरूरी था, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण था नया घर ढूंढना। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने राहत की सांस ली और फिर गु मिंगजोऊ की ओर बढ़ा। धन्यवाद, गु मिंगजोऊ ने तुरंत कहा। किस बात का धन्यवाद? मास्टर ने हैरानी से पूछा। अगर नकली ये शियू को मार दिया गया तो गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। गु मिंगजोऊ ने दूर देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं, उनकी देरी पहले ही बहुत नुकसान कर चुकी है। एक और चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, मास्टर ने शांत स्वर में कहा। इंग्लैंड ने समुद्री जानवर साधकों के साथ गठबंधन कर लिया था, जिससे स्थिति और जटिल हो गई थी। जो राजवंश की स्थिति भी बेहद जटिल थी। इस युद्ध की वास्तविक योजना और राजनीति को लेकर कई बातें छिपी थीं। इसी दौरान एक और नाम लगातार चर्चा में था, आरव शर्मा, जिसे भाग्य का पुत्र कहा जा रहा था। उसी क्षण स्थान के बीच हवा फट गई और एक अंतरिक्षीय दरार खुली। उस दरार से आरव शर्मा प्रकट हुआ और उसने गु मिंगजोऊ को देखा। उसकी नज़रें ठंडी थीं। भाग्य का पुत्र, तुम्हारे भीतर हत्या की तीव्र इच्छा है, लेकिन तुम अभी भी मानव हो। मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, आरव शर्मा ने बहुत शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। गु मिंगजोऊ के शरीर में पहली बार ऐसा भय उत्पन्न हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ड्यूक है, कृपया समझें, मुझे भाग्य की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने उद्देश्य पूरे करना चाहता हूं, गु मिंगजोऊ ने झुककर कहा। उसके माथे पर पसीना था। आरव शर्मा ने अपने हाथ पीछे रखे और उसकी दंतियन को ध्यान से देखा। तुम फ्लोटिंग जेड आइलैंड के लोगों के लिए जमीन चाहते हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। अध्याय 403 आरव शर्मा ने अनुरोध स्वीकार किया। गु मिंगजोऊ ने आरव शर्मा के प्रश्न का कोई इनकार नहीं किया। दुनिया बहुत विशाल है और उसका हर हिस्सा जोऊ राजवंश का नहीं है। तुम जियोंगनू और ग्रेट जोऊ को नहीं छू सकते, लेकिन बाकी जगहों में तुम जो चाहो कर सकते हो, यहाँ तक कि अपना खुद का देश भी बना सकते हो। आरव शर्मा के चेहरे के भाव नहीं बदले। उन्होंने पाया कि उनके सामने जो भाग्य का पुत्र कहा जा रहा था, यानी सेक्रेड सोल आइलैंड का यंग मास्टर, उसमें वह महत्वाकांक्षा नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी।
इस स्थिति में उन्हें उन्हें मारने की भी ज़रूरत नहीं थी। किसी भी हाल में फ्लोटिंग जेड आइलैंड की यह स्थिति जोहू राजवंश का समर्थन करने के कारण हुई थी। आरव शर्मा इस मामले में अनुचित नहीं होना चाहते थे, और वास्तव में आसपास के देशों का जोहू राजवंश से अच्छा संबंध होना ही बेहतर था। बहुत धन्यवाद सीनियर। गु मिंगजोऊ, जो पहले लगातार दबाव में था, आरव शर्मा के सामने अत्यंत सम्मानजनक हो गया। कोई बात नहीं, ये लड़ाई अब तुम लोगों पर है। अगर शू फेग्यू सामने नहीं आता तो मैं फिलहाल कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर आरव शर्मा गायब हो गए। हुफबू मिंगजोऊ ने राहत की सांस ली। वह निश्चित रूप से सामान्य लो लेवल क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था। वह एक विशाल पर्वत की तरह उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था। यहाँ तक कि झाओ qiankun भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे उसकी शक्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब गु मिंगजोऊ के पास और भी काम थे। चूंकि वह जोहू राजवंश में लौट आया था, उसे अपने पुराने लोगों को ढूंढना था। आखिर वह जोहू राजवंश के कुछ लोगों का मित्र भी माना जा सकता था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर चिंतित होकर बोले, क्या हुआ? किस लॉर्ड ने सहमति दी? अगर नहीं मिली तो हमें जोहू राजवंश या पड़ोसी झाओ राज्य का सामना करना पड़ेगा। गु मिंगजोऊ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जोहू राजवंश के खिलाफ लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारे 1 लाख रॉक कल्टीवेटर्स जोहू की 10 लाख की सेना के बराबर हैं? या तुम ड्यूके के मुकाबले हो? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने आह भरी। इसीलिए मैं जोहू राजवंश को जोड़ने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। असल में फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर भी कठिन स्थिति में था। आइलैंड के विनाश के बाद रॉक कल्टीवेटर्स बेहद मुश्किल में थे। पहले वे जोहू राजवंश के सहयोगी माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें कल्टीवेशन अलायंस ने लगभग नज़रअंदाज कर दिया था। उनकी 1 लाख की बची हुई सेना जोहू जैसे विशाल साम्राज्य के सामने बहुत छोटी थी। अगर फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की शक्ति न होती तो न्यू वर्ल्ड की अलायंस पहले ही उन्हें खत्म कर देती। यही युद्ध की सच्चाई थी। लाभ हमेशा सबसे ऊपर होता है। आरव शर्मा को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यह अंदरूनी संघर्ष था और उसका स्तर बहुत छोटा था। गु मिंगजोऊ ने कहा, कभी कभी घुटने टेककर भीख मांगने से बेहतर है कि सीधे अपनी ताकत दिखाकर मांग की जाए। तो मतलब लॉर्ड ने सहमति दे दी है, लेकिन उसे लागू करना मुश्किल होगा। आइलैंड मास्टर ने आधा खुश आधा चिंतित होकर कहा। चाहे आरव शर्मा ने महारानी की तरफ से सहमति दी हो, फिर भी उन्हें न्यू वर्ल्ड की अलायंस का सामना करना था। उनकी वर्तमान ताकत में अपनी शक्ति दिखाना आसान नहीं था। न्यू वर्ल्ड अलायंस से भीख मत मांगो, वरना अंत में वे तुम्हें निगल जाएंगे, गु मिंगजोऊ ने कहा। फिर उसने पहाड़ की ओर इशारा किया। इस पहाड़ी के पार झाओ राज्य का पुराना क्षेत्र है, लेकिन अब वह राज्य खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने उस पर कब्जा कर लिया है। अगर हम उसे वापस लेकर एक नया देश बनाएं तो कैसा रहेगा? अगर हम हमला करें तो जीतने के बाद भी हमारे पास मुश्किल से 10,000 लोग बचेंगे। फिर देश बनाना लगभग असंभव होगा। आइलैंड मास्टर ने तुरंत इनकार कर दिया। गु मिंगजोऊ ने शांत होकर पूछा, अगर झाओ के पुराने लोग तुम्हारा समर्थन करें तो क्या? आइलैंड मास्टर चौंक गया। उसे लगा उसने गलत सुना है। झाओ के लोग बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करते थे। इतिहास के पुराने झगड़े अभी भी मौजूद थे। अगर मैं झाओ के बचे हुए लोगों का समर्थन दिला दूं तो क्या तुम झाओ की जमीन पर देश बनाने की हिम्मत करोगे? गु मिंगजोऊ ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, आइलैंड मास्टर ने तुरंत कहा, फिर रुका। लेकिन झाओ के लोग हमें क्यों समर्थन देंगे? ये बात असंभव लगती थी। फ्लोटिंग जेड के लोग बाहरी थे। झाओ के लोग किसी भी बाहरी कब्जे को स्वीकार नहीं करते थे। भले ही वे इंग्लैंड को हरा दें, देश बनाना आसान नहीं होगा। युद्ध बहुत क्रूर था। हर कोई फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर जितना शक्तिशाली नहीं था। अगर युद्ध हुआ तो फ्लोटिंग जेड के लोग आगे चलकर केवल कैनन फोडर बन जाएंगे। गु मिंगजोऊ ये सब समझता था, इसलिए वह उनकी मदद करना चाहता था। फ्लोटिंग जेड के लोग लंबे समय से बंद जीवन जी रहे थे, लेकिन वे स्वभाव से बुरे नहीं थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और अपने आइलैंड की रक्षा के लिए जान देने को तैयार रहते थे। वे जोहू राजवंश के कई स्वार्थी कल्टीवेटर से कहीं बेहतर थे। इसीलिए उसने आरव शर्मा से उनके लिए एक मौका मांगा था, और आरव शर्मा ने उसे मना नहीं किया था। यह उनके लिए एक स्वर्ग से मिला अवसर था। अध्याय 404 एक देश बनाने का अवसर। झाओ राज्य के बचे हुए लोग फ्लोटिंग जेड के स्वतंत्र साधक के प्रति मुख्यतः उनके पहचान के कारण विरोधी थे। अगर वे अब फ्लोटिंग जेड साधक न होकर किसी और शक्ति का हिस्सा बन जाएं, तो ये दूरी अपने आप खत्म हो सकती थी। गु मिंगजोऊ ने कहा, अगर हम उन बिखरी हुई शक्तियों को बचाकर एक साथ जोड़ दें तो हम पुराने झाओ राज्य में एक नया देश बना सकते हैं। उसने आगे समझाया, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो इसका मतलब होगा कि तुम अपनी पुरानी पहचान छोड़ रहे हो। नए बने देश में कोई भी फ्लोटिंग जेड साधक राजा नहीं बन सकता। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर इस बात को अच्छी तरह समझ गया। वह सैकड़ों वर्षों से जीवित था, इसलिए उसने इसके निहितार्थ तुरंत समझ लिए। ये सुझाव अच्छा है, उसने कहा, लेकिन अगर देश बनने के बाद हमारे खिलाफ शुद्धिकरण शुरू कर दिया गया तो? गु मिंगजोऊ ने शांत स्वर में जवाब दिया।
मुझे उस शक्ति के नेता पर पूरा भरोसा है, और उनकी संख्या बहुत कम है, फ्लोटिंग जेड साधकों का 1000वां हिस्सा भी नहीं। क्या वे 100 से भी कम हैं? मास्टर ने पूछा। हाँ, गु मिंगजोऊ ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा हर कोई जानता है। क्या तुम द ट्रैप संगठन की बात कर रहे हो? मास्टर ने अंदाजा लगाया। सही, गु मिंगजोऊ ने पुष्टि की। वह आगे बोला, उनका नेता मुझे जानता है, और मुझे नहीं लगता कि वह मना करेगा। उसके दिमाग में झाओ गाओ की छवि अभी भी साफ थी। झाओ गाओ का लक्ष्य था फ्रीजिंग कोल्ड लैंड के सभी स्वतंत्र साधकों को खत्म करना। अगर वही बचे हुए फ्लोटिंग जेड साधकों को अपने अंदर शामिल कर ले तो वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकता था। अगर दूसरी तरफ मेरे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए तो मैं हर शर्त मान लूंगा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने आखिरकार सहमति दे दी। गु मिंगजोऊ तुरंत बोला, मैं झाओ राज्य जाकर ट्रैप से मिलूंगा। तुम लोग पहाड़ पार करके आओ, हम फिर मिलेंगे। ठीक है भाई गु, मास्टर ने हाथ जोड़कर कहा। गु मिंगजोऊ तेज गति से पुराने झाओ क्षेत्र की ओर निकल गया। हाथान शहर द ट्रैप का मुख्यालय। हाथान शहर के बीचों बीच जाइशिंग पवेलियन अब लगभग वीरान हो चुका था। यही जगह कभी सूचना और गुप्त नेटवर्क का केंद्र थी। कमरे में 7-8 लोग खड़े थे। एक तरफ 2 व्यक्ति सफ़ेद वस्त्रों में बैठे थे, उनमें से एक के चेहरे पर चांदी का मुखौटा था। दूसरा था झाओ गाओ, वह शांत होकर चाय पी रहा था। जानकारी पक्की है? उसने पूछा। जेन गांग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हाँ, इंग्लैंड की सेनाएं और समुद्री फ्रीजिंग कोल्ड लैंड के साधक मिलकर हमला करेंगे। कुल 10 लोग हैं, सभी मरणशील स्तर के। झाओ गाओ ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। तो वे पहले ही हमें घेर चुके हैं? जी हाँ, उन्होंने कल रात से पूरे हाथान शहर को घेर लिया है, यहाँ तक कि जाइशिंग पवेलियन को भी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। झाओ गाओ की मौजूदगी में ठंडक फैल गई। उसने धीरे धीरे कहा, इस जानकारी को केवल कुछ ही लोग जानते हैं, यहीं कहीं से गद्दारी हुई है। सभी लोग चुप हो गए। जेन गांग ने तुरंत विरोध किया। सेक्ट मास्टर, मैं यकीन से कहता हूँ गलती हमारे बीच नहीं है। लेकिन झाओ गाओ की आंखों में संदेह गहराता गया। फिर अचानक उसने एक व्यक्ति को पहचान लिया जिसने हल्के तनाव में होंठ दबाए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हो, झाओ गाओ ने धीमी आवाज में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा। सेक्ट मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, उन्होंने मेरी गर्भवती पत्नी को मारने की धमकी दी थी। झाओ गाओ ने बिना पीछे मुड़े कहा। मैं जानता हूं कि तुम मजबूर थे, जाओ। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर झुकाकर अपने साथियों को अलविदा कहा और धीरे धीरे बाहर चला गया। कमरा फिर से पूरी तरह शांत हो गया। अध्याय 405 ट्रैप का हत्यारा। सभी हत्यारे, जिनमें जेन गांग भी शामिल था, इस समय चुप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बीच सच में कोई गद्दार मौजूद था। आखिर वे सभी झाओ गाओ द्वारा ही पाले पोसे और प्रशिक्षित किए गए थे। उस हत्यारे को भी समझ आ गया था कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। उसने जो किया था, उसने उसके भाइयों को गहरा आघात पहुंचाया था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस सबके सामने झुककर माफी मांग ली। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि तीसरी बार झुकने के बाद उसकी आंखों में पछतावे की जगह अचानक ठंडापन आ गया। अगले ही पल, सबके देखते ही देखते वह अचानक मुड़ा और अपनी दाहिनी हाथ से झाओ गाओ की पीठ पर वार कर दिया। एक ठंडी चमक चमकी और तेज चाकू सीधे झाओ गाओ की पीठ में धंस गया। सेक्ट मास्टर, चारों ओर चीखें गूंज उठीं। ट्रैप के हत्यारे जेन गांग सहित तुरंत कूद पड़े और उस गद्दार पर हमला कर दिया। वे यह नहीं सोच सकते थे कि वह सिर्फ गद्दार नहीं बल्कि सेक्ट मास्टर को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन सभी को लगा कि झाओ गाओ शायद अनजान थे और अचानक हुए हमले का शिकार हो गए। इतनी नज़दीकी दूरी पर हमला होने पर बचना लगभग असंभव था, लेकिन अचानक सबको झटका लगा। चाकू जो झाओ गाओ की पीठ में घुसा था, उसमें खून नहीं निकला बल्कि वह वहीं रुक गया। ये कैसे संभव है? हत्यारे के चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह डर आ गया। उसे साफ महसूस हुआ कि चाकू ने शरीर को छुआ ही नहीं। कुछ भी असंभव नहीं होता, झाओ गाओ ने शांत और दुखी स्वर में कहा। अगले ही पल उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और हत्यारे के माथे पर रख दिया। धम! गद्दार का शरीर टूटे हुए तार वाले यंत्र की तरह पीछे उड़ गया और दीवार से जा टकराया। लकड़ी का दरवाज़ा टूट गया, लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसके माथे से खून बहने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास ही रह गया, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। पूरा दृश्य ठहर गया। तुमने ऐसा क्यों किया? झाओ गाओ ने दर्द भरी आवाज में कहा। बाकी सभी घबराकर उसके पास दौड़ पड़े। सेक्ट मास्टर, आप ठीक हैं? सेक्ट मास्टर, लेकिन जेन गांग कुछ नहीं बोला। वह केवल मृत शरीर को देखता रहा। वह जानता था कि झाओ गाओ 3 साल पहले ही अर्थ रियल्म के कल्टीवेटर बन चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे छुपाया था और अपनी शक्ति को दबा रखा था, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि झाओ राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए झाओ गाओ ने खुद को पीछे रखा था ताकि राज्य की रक्षा कर सकें।
ये बात सिर्फ जेन गांग जानता था। झाओ गाओ ने फिर कहा, उसकी हत्या की इच्छा बहुत तेज थी, वह मुझे मार नहीं सकता था। अब जब जाइशिंग पवेलियन उजागर हो चुका है, हमें तुरंत पीछे हटना होगा। मैं उन्हें अपनी ओर खींच लूंगा, तुम सब बाकी भाइयों को सूचना देकर अलग अलग छिप जाओ। सेक्ट मास्टर, सभी 6 शीर्ष हत्यारे एक साथ चिल्लाए। वे समझ गए थे झाओ गाओ खुद को बलिदान करने की तैयारी कर रहे थे। यह आदेश है, झाओ गाओ ने ठंडी आवाज में कहा। झेंगांग, तुम सेक्ट मास्टर की भूमिका संभालो और सभी को सुरक्षित निकालो। मैं आपके साथ चलूंगा, झेंगांग ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन झाओ गाओ ने मना कर दिया। मेरी पहचान पहले से ही सबको पता है, लेकिन तुम लोग छिप सकते हो। झेंगांग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन झाओ गाओ ने रोक दिया। अब देर मत करो। आखिरकार झेंगांग ने सिर झुकाया और बाकी हत्यारों के साथ गुप्त मार्ग से निकल गया। सबके जाने के बाद झाओ गाओ फिर से मेज पर बैठ गया। जब तुम आ ही चुके हो तो छुपने की क्या जरूरत है, उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। खिड़की अचानक खुली और ठंडी हवा अंदर आई। एक दुबला पतला बूढ़ा सफेद वस्त्रों में वहां प्रकट हुआ। वह था फ्रीजिंग कोल्ड सी का ग्रेट गार्जियन, सोल डिस्ट्रॉयर। हैंडन, शहर की ठंड में गर्म चाय पी लो। झाओ गाओ ने बिना मुड़े चाय का प्याला उसकी ओर फेंक दिया। सोल डिस्ट्रॉयर ने उसे पकड़कर पी लिया। अच्छी चाय लेकिन ठंडी है। वह मुस्कुराया और प्याला वापस फेंक दिया, जो हवा में टूट गया। 100 साल बाद भी तुम नहीं बदले, उसने कहा। और तुम भी वही हो, झाओ गाओ ने जवाब दिया। सोल डिस्ट्रॉयर ने गंभीरता से कहा। ट्रैप हमारे मास्टर की योजना में एक जहरीला कांटा है, इसे निकालना होगा। झाओ गाओ हल्के से मुस्कुराया। धन्यवाद। असल में दोनों जानते थे सोल डिस्ट्रॉयर पहले ही वहां मौजूद था जब हत्यारे निकल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को अनदेखा करने का फैसला किया था। सोल डिस्ट्रॉयर ने बाकी हत्यारों को जाने दिया और झाओ गाओ ने उन्हें लड़कर मरने से रोका। बाकियों को जाने दूंगा, पुराने रिश्ते की वजह से, लेकिन तुम्हें माफ नहीं कर सकता, सोल डिस्ट्रॉयर ने कहा। कोई बात नहीं, झाओ गाओ ने हाथ उठाया। दोनों ने शक्ति इकट्ठी कर ली थी। अगले ही पल 2 भयानक ऊर्जा टकराईं और पूरे जाइशिंग पवेलियन की छत हवा में उड़ गई। अध्याय 406 सोल डिस्ट्रॉयर। हाथान शहर के आकाश में 2 आकृतियां एक साथ ऊपर उछलीं और फिर से टकरा गईं। झाओ गाओ और सोल डिस्ट्रॉयर के बीच अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा आपस में टकराने लगी। क्षण भर में दोनों ने दर्जनों वार किए और दोनों बराबरी पर थे। आकाश का रंग बदल गया, सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। हर टक्कर के साथ पूरा आकाश कांप रहा था, जैसे वह टूट जाएगा। दोनों फिर अलग हुए और 100 मीटर दूर जा खड़े हुए। सोल डिस्ट्रॉयर के लंबे बाल हवा में बिखरे थे। उसकी शक्ति अपने चरम पर थी। उसके सामने अदृश्य तलवार इच्छा इकट्ठा हुई और बारिश की तरह झाओ गाओ पर टूट पड़ी। झाओ गाओ ने अब अपनी शक्ति को दबाना बंद कर दिया। उसके शरीर से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा समुद्र की तरह बाहर निकल आए और एक विशाल ऊर्जा सागर बन गया। उसने सोल डिस्ट्रॉयर की हमले को निगल लिया और फिर उस ऊर्जा सागर को उसकी ओर धकेल दिया। लेकिन सोल डिस्ट्रॉयर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। तुम सच में अपनी शक्ति दबा रहे थे, लेकिन फिर भी तुम हारोगे, उसने कहा और अपने हाथ से ऊर्जा समुद्र को रोक दिया। झाओ गाओ आगे बढ़ा। इतने सालों में क्या तुम सच में मजबूत हुए हो? ऊर्जा का महासागर टूटकर सोल डिस्ट्रॉयर को निगल गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर सामने प्रकट हुआ। तुम अभी भी सतर्क हो? सोल डिस्ट्रॉयर मुस्कुराया। झाओ गाओ ने तुरंत हमला किया, लेकिन दोनों की शक्ति बराबर टकराए। चारों ओर की अंतरिक्षीय संरचना टूटने लगी। अंतरिक्ष फटने लगा और भयानक तूफान फैल गया। हाथान शहर का आसमान मानो गिरने वाला था। तुम मजबूत हुए हो, लेकिन अभी भी काफी नहीं, झाओ गाओ ने कहा। सच में? सोल डिस्ट्रॉयर मुस्कुराया। तुम कुछ भूल गए हो। झाओ गाओ के मन में 100 साल पुरानी यादें उभर आईं। पहली बार जब उसने सोल डिस्ट्रॉयर से लड़ाई की थी, वह लगभग हार चुका था और तभी अचानक हमला पीछे से हुआ था। क्लोन तकनीक। झाओ गाओ को समझ आ गया यह उसकी विशेष क्षमता थी। बुरा हुआ, वह मुड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक भूरे वस्त्र वाला व्यक्ति सोल डिस्ट्रॉयर का क्लोन स्पिरिट डिस्ट्रॉयर पीछे से आ चुका था। ठंडी चमक वाली पतली तलवार सीधे झाओ गाओ के सीने में घुस गई। पफ, खून फूट पड़ा। झाओ गाओ ने ऊर्जा का विस्फोट करके तलवार तोड़ दी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। तभी जेंगांग सफेद कपड़ों और चांदी के मुखौटे में नीचे से छलांग लगाकर आया। उसने झाओ गाओ को पकड़ लिया। सेक्ट मास्टर, मैंने कहा था भाग जाओ, झाओ गाओ कमजोर आवाज में बोला। हम सभी ट्रैप के लोग वापस आ रहे हैं आपको बचाने। जेंगांग ने तुरंत तलवार से जमीन पर एक निशान बनाया। फॉर्मेशन बनाओ। 6 छायाएं चारों ओर फैल गईं और एक सुरक्षा घेरा बना दिया। झाओ गाओ चीखा, तुम लोग क्यों वापस आए हो? भागो, हम अपनी जान देकर भी सेक्ट मास्टर की रक्षा करेंगे। आकाश में सोल डिस्ट्रॉयर और उसका क्लोन खड़े थे। कितने वफादार लोग हैं, वह हंसा। फिर उसने हाथ उठाया और अचानक आसमान में सैकड़ों आकृतियां प्रकट हो गईं। इंग्लैंड के साधक और समुद्री राक्षस साधक मिलकर पूरी सेना बनाकर उतर आए।
अब कोई खुशी या दुख नहीं, क्योंकि ट्रैप हमेशा रिश्तों को महत्व देता है, जेन गांग ने तलवार उठाते हुए कहा। वह पूरी ताकत से घेराबंदी तोड़ने को तैयार था। सोल डिस्ट्रॉयर ने ठंडे स्वर में कहा, बहादुरी बेकार है। और जैसे ही उसने हाथ मिलाया, आसमान से ऊर्जा की वर्षा गिरने लगी। तलवारें, हमले और हत्या की ऊर्जा हर दिशा से ट्रैप के 6 हत्यारों पर टूट पड़ी। लेकिन वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके पीछे था उनका सेक्ट मास्टर, जो उनके लिए पहाड़ जैसा था। अध्याय 407 समय पर आगमन। झेंग गांग, जो झाओ गाओ को अपनी पीठ पर उठाए हुए था, ने भी अपने हाथ की तलवार से वार कर दिया। 7 तलवारें हवा में टकराईं और चारों ओर चिंगारियां बिखर गईं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही थी और टकराव के स्थान पर एक विशाल और तेज तलवार छाया बन गई। उसने द ट्रैप के हत्यारों को घेर लिया और चारों दिशाओं में फैल गई। धमाके के साथ ऊर्जा फैली। हमला करने आए सैकड़ों कल्टीवेटर्स उस विशाल तलवार छाया से टकराकर पीछे उड़ गए। कोई भी उसका सामना नहीं कर सका और उनकी पूरी फॉर्मेशन टूट गई। भाई झेंग गांग, चलो। ट्रैप के हत्यारों ने अपनी तलवारें वापस खींचीं और उसी समय हवा में तैरते हुए सोल डिस्ट्रॉयर पर हमला कर दिया। तलवार छाया भी दिशा बदलकर सोल डिस्ट्रॉयर की ओर बढ़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर झेंग गांग तेजी से शहर के द्वार की ओर भागा, झाओ गाओ को पीठ पर लेकर। बस शहर से बाहर निकलते ही वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हो सकते थे। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, सोल डिस्ट्रॉयर ने तिरस्कार से कहा और अपनी दाहिनी हथेली से प्रहार कर दिया। हवा की तेज लहर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ टकराए और पल भर में विशाल तलवार छाया को नष्ट कर दिया। उसकी पाम विंड ने 6 ट्रैप हत्यारों को सीधे घायल कर दिया। वे खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़े। लो एक्सट्रीम क्षेत्र के शक्तिशाली कल्टीवेटर के सामने वे बिल्कुल असहाय थे। ये देखकर झेंग गांग का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसकी गति रुकी नहीं। वह जानता था 6 हत्यारे अपनी जान देकर उसके बचने का मौका बना रहे हैं। इसीलिए वह बिना रुके शहर के बाहर उड़ता रहा। तुम सोचते हो तुम बच निकलोगे, सोल डिस्ट्रॉयर ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। अचानक एक धूसर आकृति झेंग गांग के पास प्रकट हुई। ये था सोल डिस्ट्रॉयर का जीवन क्लोन, स्पिरिट डिस्ट्रॉयर। उसने बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ पंजे की तरह झेंग गांग के सीने पर दे मारा। धमाके के साथ झेंग गांग और उसकी पीठ पर मौजूद झाओ गाओ दोनों हवा में उड़ गए। झेंग गांग भी उसी स्तर का कल्टीवेटर था, लेकिन वह इस अचानक हमले को रोक नहीं सका। मार दो उसे, सोल डिस्ट्रॉयर ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। स्पिरिट डिस्ट्रॉयर गायब हो गया और तुरंत झेंग गांग के सामने प्रकट होकर फिर से घातक वार करने लगा। उसका हाथ जैसे अंतरिक्ष को चीर रहा था, लेकिन उसी क्षण एक तेज आग की लहर अचानक आकाश से निकली और सीधे स्पिरिट डिस्ट्रॉयर को भेद गई। उसकी धूसर आकृति वहीं ठहर गई। उसका हाथ झेंग गांग के सीने से मात्र 3 इंच दूर रुक गया। सोल डिस्ट्रॉयर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने खून उगल दिया। क्लोन के नष्ट होने से उसे भारी नुकसान पहुंचा था। झेंग गांग ने तुरंत झाओ गाओ को पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर उतर आया। उसने ऊपर देखा जहां से आग आई थी। एक लंबा भाला जलती हुई आग में लिपटा हुआ था, पूरी तरह काले रंग का। भाला स्पिरिट डिस्ट्रॉयर के शरीर को चीरकर आगे निकल गया और हवा में दिशा बदलते हुए दूर चला गया। तुम बचकर जाना चाहते हो, सोल डिस्ट्रॉयर ने दर्द में दांत पीसते हुए कहा। उसका क्लोन नष्ट हो चुका था और उसका सबसे बड़ा हथियार भी खत्म हो गया था। वह गुस्से में आ गया। वह भाले की ओर बढ़ा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन भाला अचानक आगे बढ़ गया और सीधा उसकी ओर वार कर दिया। तुम मौत मांग रहे हो, सोल डिस्ट्रॉयर ने तिरस्कार से कहा और हथेली से प्रहार किया। ऊर्जा की लहर ने भाले को ढक लिया, लेकिन अगले ही पल भाला उस ऊर्जा को चीरता हुआ बाहर निकल आया और सीधे उसके सामने पहुंच गया। सोल डिस्ट्रॉयर ने तुरंत शरीर मोड़ा, लेकिन उसका दाहिना हाथ भाले से छिद गया। अगर वह थोड़ा देर करता तो उसका सीना भी चीर दिया जाता। उसका दाहिना हाथ लगभग निष्क्रिय हो गया। भाला हवा में घूमता हुआ दूर उड़ गया और गायब हो गया। कौन है वह? सोल डिस्ट्रॉयर ने दर्द से चिल्लाकर पूरी होंडान सिटी हिला दी। मैं। एक सफ़ेद परछाई आकाश से नीचे उतरी। एक युवा व्यक्ति भले के साथ हवा में खड़ा था। कुछ ही कदमों में वह सैकड़ों मील पार कर सीधे शहर के ऊपर पहुंच गया। लंबे समय बाद मिल रहे हैं, सोल डिस्ट्रॉयर। वह मुस्कुराया। सोल डिस्ट्रॉयर की आंखें फैल गईं। तुम, उसने दांत पीसते हुए कहा। गू मिंग जो, वह वही था जो पहले ट्रैप की तलाश में गया था। अच्छा लगा कि तुमने मेरा नाम याद रखा, गू मिंग जो ने शांत स्वर में कहा। उसने नीचे देखा। गंभीर रूप से घायल 6 हत्यारे, झेंग गांग और झाओ गाओ। 3 साल में झेंग गांग उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसकी सतर्कता बनी रही। गू मिंग जो ने ध्यान नहीं दिया। उसने उनकी स्थिति देखी और सुनिश्चित किया कि वे तुरंत मरने वाले नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ जिंदा मिलोगे, सोल डिस्ट्रॉयर ने कहा। क्या तुम भी उस व्यक्ति के साथ हो? गू मिंग जो ने पूछा। उसका इशारा वर्ल्ड गॉड शुफेग्यू की ओर था। सोल डिस्ट्रॉयर गर्व से बोला।
मास्टर की शक्ति जेल जैसी है, उसकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है, गु मिंगजोऊ ने हल्के से कहा। ठीक है, तो जाकर शू फेंग्यू को बता देना गु मिंगजोऊ ट्रैप का हिस्सा है। उसकी आवाज़ आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पूरे होंडान शहर में फैल गई। नीचे मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। झाओ गाओ, जेंग गांग और घायल हत्यारे, सब ने आकाश में खड़े उस युवा को देखा। वे उसे जानते थे, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वही व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा कि वह सोल डिस्ट्रॉयर को लगभग एक ही वार में घायल कर दे। अध्याय 408 अस्थायी शांति। ट्रैप के 6 हत्यारों की नज़रों में सोल डिस्ट्रॉयर का क्लोन स्पिरिट डिस्ट्रॉयर भी एक बेहद असाधारण विशेषज्ञ था। सिर्फ ट्रैप के हत्यारे ही नहीं, बल्कि सोल डिस्ट्रॉयर स्वयं भी आश्चर्य में था। तुम ट्रैप में शामिल होना चाहते हो? उसने अविश्वास से पूछा। सही है, गु मिंगजोऊ ने पुष्टि की। तुम्हारा नाम पहले ही उन लोगों की सूची में आ चुका है जिन्हें हर हाल में मारना है। ट्रैप में शामिल होना उन्हें बचा नहीं पाएगा, बल्कि उन्हें और खतरे में डाल देगा। सोल डिस्ट्रॉयर शांत होकर बोला। वह पहले ही अपने क्लोन के बदले की सोच छोड़ चुका था, खासकर जब से गु मिंगजोऊ सामने आया था। हालांकि यह उसकी गु मिंगजोऊ से दूसरी मुलाकात थी, लेकिन उसे उसकी ताकत का अंदाजा हो चुका था। वह जानता था कि उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी है। ये वो सवाल नहीं है जिनकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। वापस जाकर अपने फ्रीजिंग कोल्ड सी के मास्टर को मेरी बात बता देना, गु मिंगजोऊ ने सीधे कहा। सोल डिस्ट्रॉयर की आंखें चमकी और फिर वह बिना कुछ बोले दक्षिण की ओर चला गया। जब तक शू फेंग्यू खुद नहीं आता, झाओ गाओ को मारना आसान नहीं था। गु मिंगजोऊ ने उसके जाते हुए पीछे को कुछ देर तक देखा। फिर वह मुड़ा और होंडान शहर में मौजूद इंग्लैंड की सेनाओं की ओर देखने लगा। उसके शरीर से एक भयानक आभा फैली और पूरे होंडान शहर को घेर लिया। इंग्लैंड की सेना सुनो, आज से होंडान शहर ट्रैप का मुख्यालय होगा। अगर किसी ने इसमें कदम रखा तो उसका हाल इस पहाड़ जैसा होगा। इतना कहकर गु मिंगजोऊ ने अपना भला हवा में छोड़ा और शहर के बाहर एक पहाड़ की ओर फेंक दिया। धमाका, सैकड़ों मील लंबा पहाड़ पल भर में विस्फोट होकर गायब हो गया। जाओ और अपने इंग्लैंड के राजा को मेरा नाम बता देना, मैं हूँ गु मिंगजोऊ। उसकी आवाज़ आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पूरे शहर में फैल गई। इंग्लैंड की सेना के हर सैनिक तक ये संदेश पहुंच गया। दबाव इतना भयानक था कि उनके चेहरे पीले पड़ गए, घुटने कमजोर हो गए और माथे पर पसीना आ गया। सुना है गु मिंगजोऊ ने अकेले ही समुद्री बीस्ट कल्टीवेटर्स की पूरी दुनिया को चुनौती दी थी। ये अफवाहें पहले से ही फैल चुकी थीं और अब वे और भी डरावनी लगने लगीं। इंग्लैंड की सेना का मनोबल टूटने लगा। एक सैनिक हथियार गिराकर भाग खड़ा हुआ और फिर देखते ही देखते पूरा होंडान शहर और उसके आसपास की सेना का मनोबल टूट गया। लाखों सैनिक पीछे हटने लगे और शहर छोड़कर भाग गए। कुछ लोग शहर के घरों में छिपने की कोशिश करने लगे। गु मिंगजोऊ ने हल्के से अपना हाथ उठाया। जो भी इंग्लैंड के कल्टीवेटर शहर में छिपे थे, वे तुरंत नष्ट हो गए और उनकी आत्माएं बिखर गईं। उसकी आध्यात्मिक चेतना पूरे शहर में फैली हुई थी, कोई भी उससे बच नहीं सकता था। लेकिन उसने केवल कल्टीवेटर्स को ही निशाना बनाया, आम सैनिकों को नहीं, क्योंकि आम लोग उसके या ट्रैप के लिए खतरा नहीं थे और अनावश्यक हत्या भविष्य की योजनाओं के लिए नुकसानदायक होती। कुछ ही समय में होंडान शहर पूरी तरह खाली हो गया। इंग्लैंड और समुद्री बीस्ट कल्टीवेटर्स को निकाल दिया गया था। खतरा अस्थायी रूप से समाप्त हो चुका था। गु मिंगजोऊ नीचे उतरा और जेंग गांग तथा झाओ गाओ के सामने आ खड़ा हुआ। भाई, क्या सच में तुम हो? जेंग गांग ने अविश्वास से पूछा। झाओ गाओ, जो गंभीर रूप से घायल था, उसने भी आंखें खोलकर उसे देखा। तुम सच में वापस आ गए? वह कमजोर आवाज में बोला। गु मिंगजोऊ मुस्कुराया। मैं वापस आ गया हूँ। वह आगे बढ़ा और जेंग गांग को गले लगा लिया। तुम बहुत समय तक गायब रहे, हमें लगा तुम वापस नहीं आओगे, और अब तुम इतने मजबूत हो गए हो। जेंग गांग ने बताया कि वह जल्द ही अपना डाओ फाउंडेशन पूरा कर आसमान की दुनिया में जाने वाला है। गु मिंगजोऊ ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मैं सही समय पर वापस आया हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। शू फेंग्यू वर्ल्ड गॉड अब केवल समुद्री दुनिया तक सीमित नहीं था। उसका असली लक्ष्य शायद पूरी धरती थी, और यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर उसने झाओ गाओ की ओर देखा। सेक्ट मास्टर, आप कैसे हैं? झाओ गाओ ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन खांसी आ गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी ताकत देखकर आश्चर्य हुआ। जेंग गांग ने तुरंत कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से हटना होगा। गु मिंगजोऊ ने सहमति दी। पहले सभी की चोटों का इलाज करना जरूरी है। सभी घायल हत्यारों को लेकर वे होंडान शहर के उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अस्थायी रूप से शहर में शांति लौट आई थी। अध्याय 409 लोगों को स्वीकार करने पर चर्चा। गु मिंगजोऊ ने झाओ गाओ को अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। इंग्लैंड की सेना के आक्रमण के कारण झाओ राज्य पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इस वजह से पहले से समृद्ध होंडान शहर अब ठंडा और वीरान हो गया था। युद्ध शुरू होते ही अधिकांश लोग शहर छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि शहर अब एक युद्ध भूमि बन चुका था।
पूरा होंडान शहर मृत्यु जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। चौड़ी सड़कों पर कोई नहीं चलता था, जैसे यह एक मृत शहर हो। जाइशिंग पवेलियन पहले ही नष्ट हो चुका था और अब रहने योग्य नहीं था। झेंगांग उन्हें शहर के उत्तर भाग में मौजूद एक शाखा में ले गया। यह शाखा पहले ही खाली हो चुकी थी। सोल डिस्ट्रॉय के हमले से पहले झाओ गाओ ने ट्रैप के सभी हथियारों को पीछे हटने का आदेश दिया था, इसलिए वे पहले ही होंडान छोड़ चुके थे। उत्तर शहर की शाखा ने विशेष संदेश प्रणाली से सभी हथियारों को वापस बुलाया था। वहीं कुछ दवाइयां और उपचार सामग्री इकट्ठा कर झाओ गाओ और बाकी 6 हथियारों की मरहम पट्टी की गई। हालांकि झाओ गाओ की जान खतरे से बाहर थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। जब गु मिंगजो उसे ट्रैप शाखा में लेकर आया, वह बेहोश हो गया। झेंगांग उसकी देखभाल कर रहा था। उपचार बहुत धीमा था, क्योंकि झाओ गाओ बेहोश था और वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसे पूरी तरह झेंगांग और बाकी लोगों पर निर्भर रहना पड़ा। गु मिंगजो भी लगातार झाओ गाओ के शरीर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालकर उसकी रिकवरी में मदद कर रहा था। उसके स्तर के लिए यह मुश्किल नहीं था। जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ा, ट्रैप के बाकी हत्यारे भी धीरे धीरे शहर में लौटने लगे। ट्रैप में बहुत लोग नहीं थे। मुख्य सदस्य हेवन, अर्थ और जूए स्तर के हत्यारे थे। कुल मिलाकर लगभग 200 लोग। झाओ गाओ के अलावा केवल झेंगांग ही हेवन रैंक हत्यारा था। लगभग 70 से अधिक अर्थ रैंक हत्यारे थे, जिनमें अधिकतर सेंट लेवल कल्टीवेटर थे, और लगभग 100 जुए रैंक हत्यारे थे। झेंगांग की चोटें सबसे हल्की थीं। गु मिंगजो की मदद से वह जल्दी ठीक हो गया और तुरंत संगठन के काम में लग गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। गु मिंगजो की धमकी के कारण इंग्लैंड की सेना 3 दिनों में होंडान से पीछे हट गई। समुद्री बीस्ट कल्टीवेटर्स भी नहीं आए। सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन गु मिंगजो जानता था ये केवल तूफान से पहले की शांति थी। झाओ राज्य से बहुत दूर इंग्लैंड और जोऊ राजवंश की सेनाएं अभी भी युद्ध में थीं। समुद्री बीस्ट कल्टीवेटर्स के साथ गठबंधन करने वाली इंग्लैंड की सेना के सामने जोऊ राजवंश केवल अस्थायी रूप से रक्षा कर पा रहा था। आरव शर्मा ने इस स्तर के युद्ध में अभी हस्तक्षेप नहीं किया था। इस दौरान केवल सेनाओं के बीच टकराव हो रहा था। किसी भी बड़े स्तर के कल्टीवेटर या समुद्री शक्तियां सामने नहीं आई थीं। दोनों पक्ष किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। पहले जिस बात पर गु मिंगजो ने फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर से चर्चा की थी, वह भी रोक दी गई थी, क्योंकि झाओ गाओ अभी भी बेहोश था। इसलिए उसने फ्लोटिंग जेड के 1 लाख रॉक कल्टीवेटर्स को होंडान शहर में प्रवेश नहीं करने दिया, बल्कि उन्हें पहाड़ी के नीचे ही तैनात रखा। कुछ समय बाद झाओ गाओ को होश आ गया। उसे एक गुप्त कमरे में रखा गया था। सिर्फ झेंगांग और ट्रैप के कुछ चुनिंदा लोग ही वहां जा सकते थे। गुप्त कमरे का रास्ता बहुत जटिल था और उसमें कई जाल लगे थे। यदि कोई घुसपैठ करता तो एक शक्तिशाली कल्टीवेटर को भी काफी समय लग जाता। स्पष्ट था कि ट्रैप की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। गु मिंगजो झेंगांग के साथ नीचे गया और झाओ गाओ से मिला। झाओ गाओ थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन वह बेहद कमजोर और थका हुआ दिख रहा था, यहाँ तक कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। भाई गु के सामने मैंने अपना हाल खराब कर लिया, कृपया बैठिए, झाओ गाओ ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। गु मिंगजो बैठ गया, लेकिन झाओ गाओ अचानक कांपते हुए उठ बैठा। सेक्ट मास्टर। झेंगांग घबरा गया और तुरंत उसे सहारा देने लगा। आप आराम करें, उठने की जरूरत नहीं है, गु मिंगजो ने कहा। थोड़ा बैठना बेहतर है, झाओ गाओ ने धीरे से कहा। बातचीत आगे बढ़ी। झाओ गाओ ने कहा, सुना है तुम कुछ मांगने आए हो। गु मिंगजो ने सीधा जवाब दिया, हाँ, मेरे पास एक अनुरोध है। वह इसे आदेश नहीं बना रहा था, सिर्फ सुझाव दे रहा था। क्या तुम 1 लाख फ्लोटिंग जेड रॉक कल्टीवेटर्स को स्वीकार करने की बात कर रहे हो? झाओ गाओ ने पूछा। हाँ, गु मिंगजो ने कहा। झाओ गाओ कुछ पल रुका और फिर बोला, हम उन्हें रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। बोलिए, गु मिंगजो ने तुरंत कहा। अगर ट्रैप उन्हें स्वीकार करता है तो उन्हें अब फ्रीजिंग कोल्ड लैंड के रॉक कल्टीवेटर नहीं कहा जाएगा। गु मिंगजो ने बिना झिझक कहा, कोई समस्या नहीं। झाओ गाओ ने आगे कहा, ट्रैप एक सख्त संगठन है, उन्हें बिना शर्त आदेश मानने होंगे। ठीक है, गु मिंगजो ने सिर हिलाया। और फिलहाल वे ट्रैप के मुख्य सदस्य नहीं बन सकते। उन्हें बाहरी सदस्य के रूप में रहना होगा और उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। गु मिंगजो ने शांत होकर कहा, स्वीकार है। अध्याय 410। क्या एक राज्य स्थापित करना चाहिए? फ्लोटिंग जेड रॉक कल्टीवेटर्स को ट्रैप के उच्च पदों पर जगह न देना समझ में आता है, लेकिन अगर उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया तो यह संभव नहीं है। गु मिंगजो ने सिर हिलाया। फ्लोटिंग जेड के लोग अभी अभी अपना घर खो चुके थे। अगर ट्रैप के भीतर कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति उनके खिलाफ काम करता तो बिना बोलने के अधिकार के वे खुद को बचा भी नहीं सकते थे। ये बात फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर कभी स्वीकार नहीं करते। झाओ गाओ समझ गए कि गु मिंगजो क्या कहना चाहता है, लेकिन उन्होंने इसे सीधे नहीं कहा। हालांकि ट्रैप के हितों और भविष्य को देखते हुए वे उन्हें पूरी तरह अधिकार देना भी मुश्किल समझ रहे थे। इसी समय झेंगांग ने सुझाव दिया,
क्यों न ट्रैप को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा आंतरिक मामलों का प्रबंधन करे और दूसरा बाहरी मामलों का। दोनों एक दूसरे को नियंत्रित भी करेंगे और संतुलन भी बनाए रखेंगे। गु मिंगजोऊ ने तुरंत सहमति दे दी। यह अच्छा सुझाव है। ये तरीका फ्लोटिंग जेड और ट्रैप दोनों को एक साथ जोड़ता था और शक्ति संतुलन भी बनाए रखता था। झाओ गाओ ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। गु मिंगजोऊ खुश हो गया। मामला लगभग तय हो चुका था। लेकिन तभी झाओ गाओ ने अचानक कहा, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, राज्य बनाना नहीं होगा। ये सुनकर गु मिंगजोऊ चौंक गया। उसका असली उद्देश्य यही था कि ट्रैप और फ्लोटिंग जेड मिलकर झाओ राज्य की पुरानी जमीन पर एक देश बनाएं, ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें और भविष्य में जोओ राजवंश को संतुलित कर सकें। लेकिन झाओ गाओ ने सीधे इसे अस्वीकार कर दिया। ये बात गु मिंगजोऊ के लिए अप्रत्याशित थी। उसे लगा था कि झाओ गाओ फ्लोटिंग जेड को स्वीकार करने से भी इनकार कर देंगे, लेकिन उन्होंने देश बनाने से ही मना कर दिया। यह झाओ गाओ के चरित्र को दिखाता था। उन्हें इतिहास में दर्ज होने वाली सत्ता की कोई चाह नहीं थी। क्यों? गु मिंगजोऊ ने पूछा। झाओ गाओ ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, हत्यारे रोशनी में नहीं रह सकते। वे राजनीति नहीं समझते। राज्य बनाना उनके लिए बहुत भारी जिम्मेदारी होगी। गु मिंगजोऊ कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि ट्रैप का काम ही छिपकर हत्या करना है। ऐसी संस्था के लिए शासन चलाना आसान नहीं होगा। झाओ गाओ ने आगे कहा, मैंने ही ट्रैप बनाया है, इसलिए मैं जानता हूं कि कुछ लोगों का मन सरल नहीं है। राज्य बनाना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गु मिंगजोऊ ने गंभीर होकर कहा, अगर ट्रैप राज्य नहीं बनाएगा तो आगे क्या होगा? और अगर हम फ्लोटिंग जेड को ले लेते हैं तो जोओ राजवंश इसे खतरे के रूप में देखेगा। वह जानता था कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। अगर ट्रैप के पास 1,00,000 फ्लोटिंग जेड कल्टीवेटर्स होंगे तो जोओ राजवंश निश्चित रूप से उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। आरव शर्मा जैसे लोग शायद सीधे हस्तक्षेप न करें, लेकिन जोओ की महारानी और अन्य शक्तियां चुप नहीं बैठेंगी। गु मिंगजोऊ ने आगे कहा, अगर हम भूमिगत समुद्र के युद्ध में जीत भी जाते हैं तो शूफेग्यू भी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। फिर चाहे कोई भी जीते, वही दुनिया का शासक बनेगा। झाओ गाओ चौंक गए। तुम कह रहे हो तीनों बड़े रॉक कल्टीवेटर द्वीप नष्ट हो चुके हैं? झेंग गांग भी हैरान रह गया। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गु मिंगजोऊ ने गंभीरता से पूरा हाल बताया। शूफेग्यू का उदय, समुद्री बीस्ट कल्टीवेटर्स का एकीकरण और तीनों द्वीपों का विनाश। पूरा घटनाक्रम सुनने में लगभग 2 घंटे लग गए। झाओ गाओ की आंखों में गहरी चिंता आ गई। अगर ऐसा है तो तुम्हारा सुझाव सही है, उसने आखिरकार कहा। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, शूफेग्यू आखिर चाहता क्या है? उसकी हर कार्रवाई अराजक लगती थी, लेकिन पीछे कोई भयानक योजना छिपी थी। झाओ गाओ ने पूछा, क्या अब हमारा मुख्य लक्ष्य शूफेग्यू नहीं होना चाहिए? अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गु मिंगजोऊ शांत रहा। हाँ, सब कुछ शूफेग्यू पर ही टिका था। अध्याय 411 अजीब विशाल आंख। चलो अब ज़ूफेंग्यू की भयावहता की बात न करें। अगर हम उसे हरा भी दें तो उसे ढूंढेंगे कहाँ? वह एक वर्ल्ड गॉड है, पूरी दुनिया को महसूस कर सकता है। कौन जानता है, शायद वह अभी भी हमें देख रहा हो। गु मिंगजू ने सिर हिलाकर कहा। चाओ गाओ और जेंग गैंग एक साथ कांप उठे और तुरंत चारों ओर सतर्क होकर देखने लगे। इतने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वह हमें मॉनिटर करना चाहता तो हम उसे वैसे भी महसूस नहीं कर पाते। गु मिंगजू ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। दूसरी जगहों पर उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हम उसे महसूस कर सकते हैं। चाओ गाओ का चेहरा गंभीर हो गया और वह दरवाजे की ओर घूरते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह यहाँ है तो हम उसे जरूर पकड़ सकते हैं। जेंग गैंग तुरंत खड़ा हुआ और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर निकलने लगी। उसके हाथ में ऊर्जा से बनी तलवार प्रकट हुई और उसने पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा किया। नीली रोशनी तुरंत दीवार पर पड़ी और फिर ऊपर छत की ओर फैल गई। और तभी वहां एक विशाल आंख प्रकट हो गई। एक गाय के आकार जितनी बड़ी आंख अजीब तरह से छत पर तैर रही थी। उसकी चमकती हुई दृष्टि ने एक झटके में पूरे संसार को भेदने जैसा एहसास दिया, जिससे सभी के दिल दहल उठे। जैसे ही वह विशाल आंख प्रकट हुई, गु मिंगजू तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में जलती हुई भाला प्रकट हुई और उसने बिना झिझक छत की ओर हमला कर दिया। इस भूमिगत पत्थर कक्ष में चाओ गाओ गंभीर रूप से घायल था और लड़ने की स्थिति में नहीं था। जेंग गैंग मुख्यतः असैसिनेशन में माहिर था, सीधी लड़ाई में नहीं। ऐसे में इस जगह की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह गु मिंगजू पर आ गई थी। अगर चाओ गाओ मर जाता तो द ट्रैप पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाता और फ्लोटिंग जेड के योद्धाओं का एकीकरण रुक जाता। वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। भाले की तेज रोशनी उस विशाल आंख की ओर बढ़ी, लेकिन ठीक उसी क्षण आंख अचानक गायब हो गई। भाले की ऊर्जा सीधे पत्थर की छत को चीरती हुई निकल गई। पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई, जैसे कोई रक्षा यंत्र सक्रिय हो गया हो। गु मिंगजू ने पहले ही अनुमान लगा लिया था।
कि यहाँ सुरक्षा गठन मौजूद होगा, इसलिए उसने पूरा हमला किया था। भाले का वार रुकते ही वह तुरंत पीछे हटकर चाओ गाओ के पास आ गया। उसकी आध्यात्मिक चेतना पूरे कमरे में फैल गई। अगर यह जगह विशेष रूप से सुरक्षित न होती तो वह इस आंख को पहले ही महसूस कर लेता। जैसे ही वह पीछे हटा, प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया और पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। अंधेरा फिर से सब कुछ निगल गया। दीवारों पर जड़ी कुछ चमकती मोतियां हल्की नीली रोशनी दे रही थीं। विशाल आंख गायब हो चुकी थी। गु मिंगजू भाला लेकर चाओ गाओ के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में तेज सतर्कता थी। ज़ेंग गैंग भी उसी तरह तैयार था। घबराने की जरूरत नहीं है, चाओ गाओ ने शांत स्वर में कहा। अगर वह मुझे मारना चाहता तो बिना हम कुछ समझे ही हमला कर देता। लेकिन गु मिंगजू ने सिर हिलाया। ऐसा सोचना खतरनाक है। ये संभव है कि यह सिर्फ जासूसी कर रहा हो। आगे चलकर यह हमला भी कर सकता है। चाओ गाओ हल्का मुस्कुराया। दिमाग हमेशा सबसे मुश्किल चीज़ होता है समझने के लिए। लेकिन तभी कमरे में एक और आवाज़ गूंजी। तुम लोग मुझे जितना कमज़ोर समझ रहे हो, मैं उतना कमज़ोर नहीं हूँ। पत्थर के दरवाजे के पास लाल रोशनी चमकी और पूरा कमरा लाल रंग में डूब गया। उस रोशनी से एक सुंदर युवक बाहर आया, गहरे लाल वस्त्रों में, तेज और रहस्यमयी आभा के साथ। ज़ू फेंगयू। गु मिंगजू की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। ज़ेंग गैंग पूरी तरह सतर्क हो गया। चाओ गाओ भी चौंक गया। ज़ू फेंगयू हल्के मुस्कान के साथ हवा में तैर रहा था, जैसे वह किसी पुराने मित्र से मिल रहा हो। लगता है हमारी मुलाकात जल्दी हो गई। शायद हमारी किस्मत अच्छी है, गु मिंगजू ने ठंडी आवाज में कहा। वर्ल्ड गॉड होकर भी तुम किस्मत की बात करते हो। मुझे तुम्हें फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर ही रोक देना चाहिए था। ज़ू फेंगयू हल्का सा हंसा, जैसे ये सब मजाक हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम डाओ फाउंडेशन की सीमा तोड़कर मुझे हरा दोगे? अध्याय 412 ज़ू फेंगयू का सहयोग प्रस्ताव। गु मिंगजू कुछ नहीं बोला। ज़ू फेंगयू की बातों से उसे समझ आ गया कि उसे शायद आरव शर्मा के अस्तित्व और उसकी वास्तविक ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है, इसलिए वह इतना अहंकारी व्यवहार कर रहा था। अगर ऐसा है तो ड्यू की वास्तव में वर्ल्ड गॉड की हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है। लेकिन आरव शर्मा की सोच अभी भी स्पष्ट नहीं थी। फिर भी गु मिंगजू ने तय किया कि वह ये बात ज़ू फेंगयू को नहीं बताएगा। तुम उस दिन काफ़ी तेज़ भाग गए थे, उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। उस दिन फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर मैंने जो छोड़ा था वह सिर्फ लियू डान के शरीर में एक डिवाइन सेंस था। वह अधिकतम मेरी उस चेतना को नष्ट कर सकता था, लेकिन मुझे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, ज़ू फेंगयू ने शांत स्वर में कहा। और अब गु मिंगजू के शरीर से अचानक विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी। उस दिन वह ज़ू फेंगयू को पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, लेकिन अगर वह पहले ही उसे रोक लेता तो फ्लोटिंग जेड आइलैंड का विनाश शायद टल जाता। तुम अब मुझ पर हमला करना चाहते हो? ज़ू फेंगयू की मुस्कान अचानक ठंडी हो गई। उसे गु मिंगजू की किलिंग इंटेंट साफ महसूस हो रही थी। ये भावना उसे असहज कर रही थी, क्योंकि वह हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानता था। अगर चाहूँ तो। भाले की आग और तेज हो गई। भाई गु, रुको, चाओ गाओ ने कमजोर आवाज में कहा। यह व्यक्ति बिना किसी कारण यहाँ नहीं आया होगा, पहले उसकी बात सुन लेते हैं। गु मिंगजू ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली। ज़ू फेंगयू मुस्कुराया। सेक्ट मास्टर चाओ समझदार हैं। चाओ गाओ शांत रहा। अगर तुम बिना कारण नहीं आए हो तो अपनी बात कहो। ज़ू फेंगयू ने हाथ पीछे कर लिए और बोला, मैं सहयोग के लिए आया हूँ। ये शब्द सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सहयोग? चाओ गाओ चौंक गया। तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? गु मिंगजू भी हैरान रह गया। ज़ेंग गैंग चुप रहा, लेकिन तुरंत चाओ गाओ के पास आकर उसे सुरक्षित करने लगा। गु मिंगजू ने तुरंत कहा, मुझे डर लग रहा है, सिर्फ हैरानी नहीं। उसकी आंखों में स्पष्ट अविश्वास था। मेरे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ज़ू फेंगयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे किसी का जीवन और मृत्यु। मतलब? गु मिंगजू ने पूछा। ज़ू फेंगयू ने आगे कहा, मैं इस पूरे महाद्वीप को वैसे ही नष्ट कर सकता हूँ जैसे 3 रोग कल्टिवेटर आइलैंड्स को किया था, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ जो डायनेस्टी और मूरोंग फैमिली ऑफ हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है। चाओ गाओ ने तुरंत समझ लिया। इसलिए तुम चाहते हो कि हम युद्ध में दखल न दें? ज़ू फेंगयू मुस्कुराया। बिल्कुल सही, हम तुम्हें क्यों माने? गु मिंगजू ने ठंडे स्वर में कहा। ज़ेंग गैंग ने सीधे कहा, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुमने लाखों लोगों को मार दिया है। ज़ू फेंगयू का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं इस दुनिया का वर्ल्ड गॉड हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें और हैंडन सिटी को एक पल में खत्म कर सकता हूँ। ज़ेंग गैंग ने गुस्से में स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी। गु मिंगजू ने भी भाला उठा लिया। कमरा तनाव से भर गया। लेकिन तभी, मैं सहमत हूँ, एक कमजोर बूढ़ी आवाज़ गूंजी। सभी चौंक गए। चाओ गाओ धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैं ज़ू फेंगयू के साथ सहयोग स्वीकार करता हूँ। गु मिंगजू ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। ज़ू फेंगयू भी कुछ पल के लिए रुक गया। चाओ गाओ ने हल्के से हाथ उठाकर कहा, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ?
गु मिंगजू ने धीरे से पीछे हटते हुए जगह दी। चाओ गाओ ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रस्ताव दिलचस्प है, लेकिन अंतिम निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। 100,000 फ्लोटिंग जेड कल्टिवेटर्स अभी पूरी तरह द ट्रैप में मर्ज नहीं हुए हैं। जू फेंग्यू की आंखों में हल्की मुस्कान लौट आए। चाओ गाओ, तुम बड़े काम करने लायक हो, लेकिन असली निर्णय तुम नहीं लेते। उसकी नज़र धीरे धीरे गु मिंगजू की ओर चली गई। अध्याय 413 साधना संसार का रहस्य। शू फेंग्यू ने कहा कि वह झाओ गाओ के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य द ट्रैप से नहीं, बल्कि गु मिंगजू या अधिक सही कहें तो फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और उसके पीछे मौजूद 1 लाख फ्लोटिंग जेड स्वतंत्र साधकों के साथ सहयोग करना था। आखिरकार 2 पृथ्वी क्षेत्र के योद्धाओं और 1 लाख शक्तिशाली साधकों का गठबंधन पूरे युद्ध क्षेत्र को हिला सकता था। झाओ गाओ मुस्कुराया और बोला, चूंकि 1 लाख फ्लोटिंग जेड साधकों ने अब द ट्रैप में शामिल होने का निर्णय लिया है, क्या मुझे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है? गु मिंगजू ने अनजाने में अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले को कस लिया। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह झाओ गाओ पर भरोसा करता था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। झाओ गाओ ने आगे कहा, फेंग्यू मित्र, क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो, शू फेंग्यू ने कहा। झाओ गाओ ने पूछा, क्या ये सच है कि यह युद्ध केवल जोहू राजवंश के शाही परिवार के खिलाफ है, पूरे महाद्वीप के खिलाफ नहीं? हाँ, ये सच है, फेंग्यू ने तुरंत जवाब दिया। और यह सहयोग केवल तुम्हारा व्यक्तिगत है, या इसमें इंग्लैंड और समुद्री राक्षस साधक भी शामिल हैं? मैं तीनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, फेंग्यू ने कहा। झाओ गाओ ने तीसरा प्रश्न पूछा, आखिर जोहू राजवंश के शाही परिवार को निशाना बनाने का असली उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न पर माहौल बदल गया। जेन गान की आंखों में हल्का कंपन हुआ। गु मिंगजू भी समझ गया झाओ गाओ असल में यही जानना चाहता था। फेंग्यू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? झाओ गाओ मुस्कुराया, या फिर तुम जवाब नहीं देना चाहते? फेंग्यू का चेहरा ठंडा हो गया। दोनों बातें सही हो सकती हैं, झाओ गाओ ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो मैं मरकर भी तुम्हारे साथ सहयोग नहीं कर सकता। फेंग्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मौत से नहीं डरते? झाओ गाओ शांत रहा। डरता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहो तो डर का कोई अर्थ नहीं। माहौल बेहद भारी हो गया। फिर झाओ गाओ बोला, तुम मेरी ताकत से मुझे मार सकते हो, लेकिन मत भूलो, मेरे साथ अभी गु मिंगजू, फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और 1 लाख साधक हैं। उसकी आवाज़ गूंज उठी। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। फेंग्यू की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? झाओ गाओ ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। कुछ पल बाद फेंग्यू बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बहुत समय पहले इस संसार में एक प्राचीन जाति थी जिन्हें वर्ल्ड कल्टीवेटर कहा जाता था। वे सीधे आकाशीय नियमों के साथ जुड़ सकते थे। वे प्रकृति के सबसे अनुकूल अस्तित्व थे। वे इस दुनिया के असली शासक थे। लेकिन फिर उसने आगे कहा, उनमें एक कमी भी थी। उनका जन्म बहुत धीमा होता था, बढ़ने में सैकड़ों साल लग जाते थे, और वे अक्सर आकाशीय नियमों के खिलाफ जाकर जल्दी मर जाते थे। इसके विपरीत मानव जाति तेजी से बढ़ने लगी। उनकी संख्या बड़ी, शक्तियां बढ़ीं और वे ऊपरी संसार तक पहुंच गए। फिर शू फेंग्यू की आवाज़ भारी हो गई, और फिर ऊपरी संसार के मनुष्यों ने नीचे आने का रास्ता खोज लिया। उनका उद्देश्य था वर्ल्ड कल्टीवेटर्स को खत्म करना और इस दुनिया पर मानव वर्चस्व स्थापित करना। और इसी तरह एक विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ। फेंग्यू की आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी। वर्ल्ड कल्टीवेटर्स शक्तिशाली थे, लेकिन वे भी आकाशीय नियमों के भीतर ही सीमित थे, जबकि ऊपरी संसार के लोग उन सीमाओं से भी आगे जा चुके थे। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, और अंत में वर्ल्ड कल्टीवेटर्स को पीछे हटना पड़ा। अध्याय 414 त्यानयुवान महाद्वीप का रहस्य। शू फेंग्यू ने आगे कहा, जहां से विश्व साधक पीछे हटे थे वह उनका मूल स्थान था त्यानयुवान महाद्वीप। कहा जाता है कि यह महाद्वीप आकाशीय नियमों के सबसे करीब है और पूरे संसार का सबसे विशाल महाद्वीप है। त्यानयुवान महाद्वीप पर साधना जगत के लिए विशेष दमन भी था, लेकिन वहीं पर उन्हें अजीब सहायता भी प्राप्त थी, जिससे वे ऊपरी संसार के आक्रमणों को रोक पाए। लेकिन फिर एक भयावह मोड़ आया। मानव जाति ने अचानक विश्वासघात किया। फेंग्यू की आवाज़ तेज हो गई। उन्होंने आंतरिक हमला किया और ऊपरी संसार के साधकों को भी त्यानयुवान महाद्वीप में बुला लिया। इसके बाद विश्व साधकों का लगभग अंत हो गया। उसकी आंखों में तीव्र हत्या भाव भर गया। मुरोंग कबीला इस विद्रोह का नेता था। जब वर्ल्ड गॉड मारा गया, उन्होंने जोहू राजवंश के साथ मिलकर इस महाद्वीप पर कब्जा कर लिया, और बाद में उन्होंने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की स्थापना की और मानव जाति सबसे शक्तिशाली बन गई। क्या मैं ऐसे दुश्मनों से बदला न लूं? फेंग्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। झाओ गाओ ने हल्के से सिर हिलाया। अगर यह सच था तो उसका गठबंधन समझ में आता था। लेकिन तभी गु मिंगजू ने अचानक सवाल उठाया,
अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल जोहू राजवंश और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से बदला लेना है तो तुमने 3 स्वतंत्र साधक द्वीप क्यों नष्ट किए? कमरे में सन्नाटा छा गया। गु मिंगजोऊ ने आगे कहा, तुम अपनी शक्ति से सीधे उन तक पहुंच सकते थे, फिर इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? फेग्यू की आंखों में तिरस्कार झलका। तुम क्या जानते हो, यह महाद्वीप साधना जगत को न केवल शक्ति देता है बल्कि उसे दबाता भी है। मैं उस दमन के भीतर सीधे प्रवेश नहीं कर सकता था। झाओ गाओ और बाकी लोग थोड़े शांत हो गए, लेकिन गु मिंगजोऊ अभी भी आश्वस्त नहीं था। उसने देखा फेग्यू कुछ छुपा रहा था। गु मिंगजोऊ ने फिर कहा, तुमने फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर जो अजीब गठन इस्तेमाल किया था वह क्या था? ये सुनते ही माहौल बदल गया। फेग्यू का चेहरा ठंडा हो गया। उसने धीरे से आस्तीन चढ़ाई और जो सामने आया वह देखकर तीनों स्तब्ध रह गए। उसकी भुजा पूरी तरह सूखी हुई थी, मानो केवल हड्डी और सूखी त्वचा बची हो। फेग्यू मुस्कुराया, मैं पहले ही मरने की कगार पर हूँ। मैंने 3 द्वीपों की जीवन ऊर्जा इसलिए सोखी ताकि अपनी उम्र बढ़ा सकूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। झाओ गाओ ने धीरे से कहा, तो तुम इतने जल्दी युद्ध क्यों शुरू करना चाहते हो? फेग्यू ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। उसकी आंखों में अब ठंडा सत्य था। अगर मैं नहीं लड़ा तो मैं इस साल के बाद नहीं बचूंगा। गु मिंगजोऊ चुप था। अब वह समझ गया, यह युद्ध सिर्फ बदले का नहीं था, यह एक मरते हुए व्यक्ति की अंतिम चाल थी। फेग्यू ने अंत में कहा, मैंने अपनी ईमानदारी दिखा दी है, अब फैसला तुम्हारा है। सभी की नज़रें झाओ गाओ पर टिक गईं, और कुछ पल बाद झाओ गाओ ने निर्णय लिया, मुझे शू फेग्यू पर भरोसा है। सहयोग स्वीकार है। अध्याय 415 सहयोग की शर्तें। ये जाल फ्लोटिंग जेड द्वीप के 1 लाख साधकों को अपने भीतर ले रहा है। इन्हें एक देश बनाना होगा। मेरी आशा है कि इंग्लैंड की सेना और यहाँ तैनात जल 20 साधक जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं और फिर कभी इस नए राज्य की भूमि पर कदम न रखें। झाओ गाओ के शब्दों से स्पष्ट था कि वह निस्संदेह एक नया देश बनाने और जोहू राजवंश के खिलाफ युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहा था। ये इंग्लैंड के साथ गठबंधन कर जोहू राजवंश के विरुद्ध एक साथ युद्ध छेड़ने जैसा था। हालांकि शू फेग्यू की पिछली बातों ने गु मिंगजोऊ को कुछ हद तक आश्वस्त किया था, फिर भी उसके मन में संदेह बना हुआ था। अगर कोई नया राज्य अचानक अपने वादे से मुकर जाए और जोहू राजवंश के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो यह उस नए राज्य के लिए घातक साबित होगा, यहाँ तक कि उसका पूर्ण विनाश भी हो सकता है। जोहू राजवंश के खिलाफ युद्ध का मतलब था हर संबंध तोड़कर उसे अपना शत्रु बना लेना। भविष्य में चाहे जोहू राजवंश जीते या इंग्लैंड, दोनों ही परिस्थितियां द ट्रैप के लिए बड़ा खतरा बनेंगी। यदि जोहू राजवंश जीतता है तो द ट्रैप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। इंग्लैंड भले ही सहयोगी था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि शू फेग्यू सच बोल रहा है? इसी कारण गु मिंगजोऊ और झेंग गान के दृष्टिकोण से झाओ गाओ को तटस्थ रहना चाहिए था और जल्द से जल्द अपने शासन को स्थिर कर अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए था, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। दोनों देशों के साथ तटस्थ संबंध रखते हुए परिणाम का इंतजार करना ही सही रणनीति थी। जोहू राजवंश के खिलाफ युद्ध घोषित करना स्पष्ट रूप से सबसे खराब योजना थी। अगर तुम्हारी योजना सफल होती है तो पर्वत श्रृंखला को सीमा बनाकर 2 देशों में विभाजन किया जा सकता है और आपस में स्थायी गठबंधन बनाया जा सकता है। झाओ गाओ बेहद शांत था। शू फेग्यू को इस पर कोई संदेह नहीं था। नए राज्य द्वारा जोहू राजवंश के खिलाफ युद्ध की घोषणा का अर्थ था कि वे उनके पक्ष में आ रहे हैं और जोहू राजवंश के विरोध में खड़े हो रहे हैं। हालांकि यह एक नया स्थापित राज्य था, लेकिन उसके पास 1 लाख भटकते साधकों की सेना थी, जो जोहू राजवंश के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा था। झाओ गाओ की यह कार्रवाई शू फेग्यू की जोहू राजवंश पर नियंत्रण पाने की योजना के लिए लाभदायक थी। यदि संप्रदाय प्रमुख झाओ को आवश्यकता हो तो मैं इंग्लैंड की सेना और जल 20 साधकों को भेजकर आपकी सहायता करूंगा और जोहू राजवंश के पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद करूंगा। आपका क्या विचार है? शू फेग्यू के चेहरे पर एक परिचित मुस्कान आए और उसने सिर हिलाया। अगर वास्तव में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे सहायता अवश्य मांगेंगे। आशा है कि आप तब इनकार नहीं करेंगे। झाओ गाओ ने शांत स्वर में कहा। संप्रदाय प्रमुख झाओ, चिंता न करें, इंग्लैंड की सेना और 20 साधक कभी भी आपकी सहायता के लिए पहुंच सकते हैं। शू फेग्यू जोर से हंसा। झाओ गाओ की चालें उसकी उम्मीद से अलग थीं, लेकिन ठीक वही थी जो वह चाहता था। चूंकि आपने सहमति दे दी है, मैं आशा करता हूं कि आपके साथी इंग्लैंड और जल 20 साधक इस समझौते का पालन करेंगे। यदि इसका उल्लंघन हुआ तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। झाओ गाओ ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने वादा किया है और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। शू फेग्यू ने उत्तर दिया, आपके साथ काम करके खुशी हुई। कृपया फिर से उस विशाल नेत्र का उपयोग न करें, नहीं तो मुझे गलतफहमी हो सकती है। ये वही तरीका था जिससे शू फेग्यू उन पर नजर रख रहा था। वह उसे चेतावनी दे रहा था कि सहयोग के दौरान जासूसी न करे, वरना झाओ गाओ इसे अनुबंध का उल्लंघन समझेगा। शू फेग्यू ये संकेत अच्छी तरह समझ गया। अचानक रक्त लाल प्रकाश की लहर उठी और पूरी पत्थर की झोपड़ी लाल रंग से भर गई।
हवा का तेज झोंका आया और पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा शू फेंग्यू गायब हो गया। संप्रदाय प्रमुख झाओ गुमिंगजोउ ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा, युद्ध और जोउ राजवंश के बारे में पूछने के लिए। झाओ गाओ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और झेंग गांग की ओर देखा। झेंग गांग दरवाजे के पास गया, हाथ से मुहर बनाई और दरवाजे को स्पर्श किया। जैसे ही उसकी उंगली दरवाजे से लगी, एक शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई और एक अलगाव की शक्ति उत्पन्न हुई। यह एक अलगाव गठन था। गुमिंगजोउ ने पूरे कमरे को देखा। झाओ गाओ ने उसे इसलिए रोका क्योंकि उसे डर था कि शू फेंग्यू अभी भी जासूसी कर रहा है। वह धीरे धीरे बिस्तर की ओर गया। उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं। गुमिंगजोउ ने जल्दी से उसे सहारा दिया और बिस्तर पर वापस लिटा दिया। तुम सोच रहे हो कि मैंने शू फेंग्यू की बात क्यों मानी और जोउ राजवंश के खिलाफ युद्ध क्यों घोषित किया? बिस्तर पर बैठे झाओ गाओ ने चुप खड़े गुमिंगजोउ की ओर देखा। मैं समझ सकता हूं कि आप सहयोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की घोषणा क्यों? गुमिंगजोउ ने होंठ भींचते हुए कहा। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। हम जोउ राजवंश के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। झेंग गांग ने भी कहा। जवाब देने से पहले क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? झाओ गाओ ने शांत स्वर में पूछा। तुम लोग शू फेंग्यू की उस बात पर कितना विश्वास करते हो कि वह जीवन के अंत में है और सिर्फ बदला लेने आया है? गुमिंगजोउ चुप हो गया। अगर ईमानदारी से कहे तो वह उसकी बातों पर 30% से भी कम विश्वास करता था। हालांकि वे उसे पूरी तरह नहीं जानते थे, इसलिए अंतिम निर्णय नहीं ले सकते थे। सब चुप रहे। असल में मुझे लगता है कि शू फेंग्यू सच नहीं बोल रहा है। झाओ गाओ ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था। क्या? दोनों चौंक गए। वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है, झाओ गाओ ने समझाया। पूरी सच्चाई नहीं। विश्व साधकों का नाश, मुरोंग कबीले का हमला और उसका बदला लेना, ये सब सच हैं। लेकिन उसकी जीवन सीमा समाप्त होने और केवल बदले की बात पूरी तरह सच नहीं हो सकती। विश्व साधकों की आयु 10,000 वर्ष से अधिक नहीं होती, लेकिन शू फेंग्यू को सील हुए करोड़ों वर्ष बीत चुके थे। अगर उसका जीवन समाप्त होना होता तो वह पहले ही मर चुका होता। इसलिए वह सिर्फ अभी जागकर जीवन के अंत तक नहीं पहुंचा था। उसका दाहिना हाथ भी जीवन क्षय जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि गंभीर चोट जैसा प्रतीत होता था। इसलिए शू फेंग्यू किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रहा था। उस रहस्य के लिए उसे अपनी ऊर्जा और रक्त की आवश्यकता थी, इसलिए वह 3 बड़े भटकते साधक द्वीपों को नष्ट कर रहा था। अभी जो शू फेंग्यू था वह पहले से ज्यादा संयमित लग रहा था। फिर भी उसमें खतरा था, लेकिन उतना तीव्र नहीं। गुमिंगजोउ ने बुदबुदाया। पहली और दूसरी बार जब तुमने उसे देखा तो तुम्हें कैसा लगा था? झाओ गाओ ने पूछा। गुमिंगजोउ ने याद किया। पहली बार वह ऐसा था जैसे एक सर्वोच्च देव जो आकाश और पृथ्वी से ऊपर हो। दूसरी बार उसका प्रभुत्व कम हो गया था, शायद वह किसी और शरीर में प्रवेश कर चुका था। लेकिन उसका दबंग स्वभाव पूरी तरह गायब हो चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं असली शू फेंग्यू नहीं देख रहा था। अध्याय 416 फ्लोटिंग जेड द्वीप के द्वीप स्वामी की असामान्यता। अभी अभी भले ही शू फेंग्यू ने अपनी वही दबंग छवि फिर से दिखा दी थी और वह भयानक दबाव भी छोड़ दिया था, लेकिन शुरू से अंत तक उसने कोई कदम नहीं उठाया। ये बात उस शू फेंग्यू से पूरी तरह अलग थी जिसे गुमिंगजोउ ने पहली बार देखा था। शू फेंग्यू के स्वभाव के अनुसार वह झाओ गाओ को सौदेबाजी करने की अनुमति ही नहीं देता। लेकिन इस बार उसने न केवल झाओ गाओ के सवालों का जवाब दिया, बल्कि उसकी निजी बातों पर भी उत्तर दिया और खुलेआम पूछने पर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी छवि जो अत्यंत अहंकारी, नियमों से परे और निरंकुश थी, अब कुछ अलग ही लग रही थी। अगर गुमिंगजोउ उसके उस भयानक दाब को महसूस नहीं करता तो उसे सच में लगता कि यह कोई नकली शू फेंग्यू है। इस तुलना को समझाने के बाद उसके मन में कई सवाल उठने लगे। जिस वजह से मुझे संदेह हुआ वह यह था कि तुम्हारी बताई हुई वर्ल्ड गॉड की कहानी पूरी तरह अलग थी, झाओ गाओ ने कहा। क्या हो सकता है कि जो शू फेंग्यू मैंने देखा वह नकली हो? गुमिंगजोउ ने चौंक कर पूछा। शू फेंग्यू शिखर पर है, लेकिन वह हमारे सामने अपनी स्थिति नहीं झुकाएगा। मेरा अनुमान है कि इस वर्ल्ड गॉड की ताकत कमजोर हो गई है, झाओ गाओ ने आगे कहा। यह कैसे संभव है कि शू फेंग्यू कमजोर हो जाए? झेंग गांग को यह बात पूरी तरह अविश्वसनीय लगी। कुछ भी असंभव नहीं होता। किसी साधक के लिए अपने स्तर से गिरना कठिन होता है, लेकिन अगर उसकी शक्ति स्तर नहीं गिरी हो बल्कि किसी और कारण से उसकी ताकत कम हो गई हो, झाओ गाओ ने कहा। उदाहरण के लिए घायल होना। गुमिंगजोउ और झेंग गांग चौंक गए और उनके मन में अनायास ही शू फेंग्यू की सूखी हुई दाहिनी भुजा उभर आई। जैसा तुम सोच रहे हो, उसकी दाहिनी भुजा ही उसकी चोट का प्रमाण है, झाओ गाओ ने शांत स्वर में कहा। गुमिंगजोउ अविश्वास में था। इतना शक्तिशाली अस्तित्व उसे कौन घायल कर सकता है? क्या आरव शर्मा? लेकिन अगर आरव शर्मा ने हमला किया होता तो दोनों पक्षों में से कोई एक मर ही जाता, और उनकी पिछली बातचीत से लगता नहीं था कि वे मिले भी हों।
मेरा अनुमान है कि शू फेंग्यू के पास कोई और योजना है और वही रहस्य उसके शरीर के सूखने का कारण है, झाओ गाओ ने निष्कर्ष निकाला। गु मिंगजो और जेन गांग को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी बातचीत से झाओ गाओ इतने गहरे विश्लेषण तक पहुंच जाएगा। अगर उद्देश्य सिर्फ भरोसा जीतना है तो सीधे सहयोग करना चाहिए था। जोहू राजवंश के खिलाफ युद्ध की घोषणा क्यों? जेन गांग ने पूछा। अगर हम केवल सहमत हो जाते तो उसे संदेह रहता कि हम बाद में जोहू राजवंश से गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम युद्ध घोषित करें तो वह पूरी तरह हम पर भरोसा करेगा, झाओ गाओ ने कहा। ये सही है, लेकिन अगर हम युद्ध घोषित कर देते हैं तो फिर गठबंधन का रास्ता बंद हो जाएगा, और तब अगर उसका असली मकसद पता भी चले तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे, गु मिंगजो ने कहा। मैंने ये पहले ही सोच लिया है, झाओ गाओ ने सिर हिलाया। इसलिए भाई गु, आगे का काम तुम्हें करना होगा। कृपया आदेश दें, संप्रदाय प्रमुख झाओ, गु मिंगजो ने कहा। पहले फ्लोटिंग जेड द्वीप के भटकते साधकों को शहर में आमंत्रित करो। हम एकीकरण और देश निर्माण पर चर्चा करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ये कहकर झाओ गाओ अचानक विषय बदल देता है और बात को अधूरी छोड़ देता है। गु मिंगजो केवल सिर हिलाकर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद जेन गांग ने पूछा, संप्रदाय प्रमुख, क्या आपके पास कोई और योजना है? तुम ऐसा क्यों पूछते हो? झाओ गाओ ने शांत होकर कहा। आज आप पहले जैसे नहीं लग रहे, जेन गांग ने ईमानदारी से कहा। सबसे खतरनाक लोग हमेशा तुम्हारे आसपास होते हैं। मुरोंग कबीले के पास बहुत रहस्य हैं। शू फेंग्यू की तुलना में वे अधिक खतरनाक हैं। झाओ गाओ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। गु मिंगजो बिना रुके सीधे बाहर निकला और हवा में उड़ते हुए हंडान शहर के बाहर पहाड़ों की ओर तेजी से बढ़ गया। फ्लोटिंग जेड द्वीप के 1 लाख भटकते साधक झाओ गाओ के बेहोश होने के अगले ही दिन चांगबाई पर्वत पार कर झाओ राज्य में पहुंच गए थे। लेकिन झाओ गाओ के न जागने के कारण उन्हें हंडान शहर में नहीं लाया गया था और उन्हें पर्वत की तलहटी में ही डेरा डालना पड़ा था। 2 दिन में उन्होंने अपने दुख से कुछ हद तक उबर लिया था। मन अभी भी भारी था, लेकिन मनोबल टूट नहीं गया था। वे अपने मृत साथियों के लिए एक अनुष्ठान कर रहे थे। गु मिंगजो ने उन्हें बाधित नहीं किया और चुपचाप शिविर की ओर बढ़ गया। फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी एक साधारण तंबू में बैठे थे। अनुष्ठान के बाद वे अकेले चाय पी रहे थे। जब गु मिंगजो अंदर आया तो वह चाय पहले से उसके सामने रख रहे थे। गु मिंगजो कुछ पल ठिठक गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं समझता। वह एक शक्तिशाली साधक था जिसने सैकड़ों वर्षों तक फ्लोटिंग जेड द्वीप पर शासन किया था और एक दिव्य पशु कुनपेन का उच्च स्तरीय राक्षसी साधक भी था। वह सैकड़ों मील दूर से झाओ राज्य तक आया था, सिर्फ शू फेंग्यू को रोकने के लिए। लेकिन अब, जबकि सभी लोग शोक में थे, वह अकेले आराम से बैठकर चाय पी रहा था। भाई गो, मेहनत की है, चाय पीकर शरीर गर्म कर लो, फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं फ्लोटिंग जेड द्वीप के साधकों को हंडान ले जाने आया हूँ, गु मिंगजो ने कहा। पहले चाय पीते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, द्वीप स्वामी ने शांत स्वर में कहा। जल्दी नहीं है, गु मिंगजो ने संदेह से पूछा और बैठ गया। जल्दी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। लेकिन बार बार मना करने के बावजूद वह चाय के लिए आग्रह करता रहा। गु मिंगजो के मन में संदेह फिर से बढ़ने लगा। लगता है चाय में कुछ मिलाया गया है, उसने सोचते हुए कप उठाया, सूंघा और तुरंत समझ गया। उसने कप नीचे रख दिया। ये चाय साधारण नहीं थी, इसमें दवा मिली हुई थी। फेलो दाओइस्ट गु सच में सावधान है, फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 417 मुरोंग ज्ञान। यह मेरी सावधानी नहीं है, बल्कि तुम लोग ठीक से अभिनय नहीं कर रहे हो। तुम कौन हो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर का रूप क्यों धारण किया हुआ है? गु मिंगजो का स्वर अचानक तेज हो गया। उसके सामने बैठा फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर असली नहीं था। तंबू में कदम रखते ही चाय को बार बार टालने और सामने वाले के अजीब व्यवहार ने ही गु मिंगजो को शक में डाल दिया था। और जब उसने चाय में मिलावट की बात पकड़ ली, तभी उसे पूरा यकीन हो गया कि यह व्यक्ति नकली है। तंबू के अंदर अचानक ठंडी हवा चली। हवा के साथ ही फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर का चेहरा तेजी से बदलने लगा। उसकी खोपड़ी चौड़ी हुई, गाल लंबा होने लगे। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा एक कठोर, चौकोर आकार में बदल गया। मुरोंग तियान। ये चेहरा देखते ही गु मिंगजो अनायास बोल पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति मुरोंग तियान नहीं है। हालांकि चेहरा मिलता जुलता था, पर उसकी आभा पूरी तरह अलग थी। तुम मुरोंग तियान नहीं हो, तुम कौन हो? गु मिंगजो ने भौहें सिकोड़कर पूछा। तभी तंबू के पीछे से एक परिचित आवाज आई। कैसा रहा? मैंने कहा था न, ये छोटी चालें भाई गु को नहीं रोक सकती। अगले ही क्षण सुनहरे ड्रैगन वस्त्र पहने असली फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर अंदर आया। आइलैंड मास्टर। गु मिंगजो ने तुरंत पहचान लिया कि यह असली व्यक्ति है। स्पष्ट था कि यह पूरा मामला पहले से तय किया गया एक नाटक था। तुम ही बताओ, नकली व्यक्ति ने असली आइलैंड मास्टर की ओर देखकर कहा। भाई गु, मैं तुम्हें परिचित कराता हूँ, ये हैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के 5वें एल्डर, मुरोंग यान।
तो आप हैं मुरोंगियान वरिष्ठ, गु मिंगजोऊ ने हाथ जोड़कर कहा। उसे पहले ही न्यू वर्ल्ड में मुरोंगियान, मुरोंगफू और मुरोंगतियान के बारे में सुनने को मिला था। मुरोंगतियान तो पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में जा चुका था, और मुरोंगियान ने भी अपना डाओ फाउंडेशन स्थापित कर लिया था, उसका स्तर भी अत्यंत ऊंचा था। ऐसा व्यक्ति यहाँ अचानक क्यों आया था? ये बस एक कठोर स्वभाव का इंसान है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मुरोंगियान ने मुस्कुराते हुए कहा। आइलैंड मास्टर, इसका क्या मतलब है? गु मिंगजोऊ ने चाय वाला कप उसकी ओर सरकाते हुए पूछा। हालांकि उसने सीधे नहीं कहा, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसे धोखे से दवा मिली चाय पिलाने की कोशिश की गई। भाई गो, गलत मत समझो। चाय में जो सामग्री है वह जहर नहीं, बल्कि शरीर को मजबूत करने वाली औषधि है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने जल्दी से सफाई दी और खुद ही वह चाय पी ली। सच में ये सिर्फ मजाक था। हमने एक दांव लगाया था कि तुम्हें चाय पिलाई जाए, मुरोंगियान ने भी कहा। गु मिंगजोऊ ने दोनों को ध्यान से देखा, लेकिन उसके मन में शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फिर फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने उसे एक गुप्त इशारा किया, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। गु मिंगजोऊ तुरंत समझ गया और विषय बदल दिया। तो पांचवें एल्डर यहाँ सिर्फ मजाक के लिए नहीं आए होंगे, है न? मुरोंगियान हल्का मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, असल में मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर के आदेश पर आया हूँ तुम्हें सेक्ट में आमंत्रित करने के लिए। ये सुनकर गु मिंगजोऊ चौंक गया। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की शक्ति किसी से छिपी नहीं थी, और उनके सेक्ट मास्टर मुरोंगफू का नाम पूरे न्यू वर्ल्ड में प्रसिद्ध था। ऐसा व्यक्ति उसे बुला रहा था, ये सामान्य बात नहीं थी। सेक्ट मास्टर मुरोंग मुझे आमंत्रित कर रहे हैं? उसने अविश्वास से पूछा। हाँ, उन्होंने तुम्हारे कार्यों के बारे में सुना है और तुमसे मिलना चाहते हैं, मुरोंगियान ने कहा। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे बारे में ऐसा क्या खास है? गु मिंगजोऊ ने संदेह से फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की ओर देखा। तुम बहुत विनम्र हो, असल में सेक्ट मास्टर पहले से ही तुम्हें देखना चाहते थे, मुरोंगियान ने समझाया। तो क्या यह आमंत्रण है या मुझे पकड़ने का प्रयास? गु मिंगजोऊ ने सीधा सवाल किया। मुरोंगियान थोड़ा असहज हुआ। तुम गलत समझ रहे हो, ये सिर्फ आमंत्रण है, आना या ना आना पूरी तरह तुम्हारी इच्छा है। गु मिंगजोऊ हल्का मुस्कुराया। अगर मैं न जाऊं तो तुम लोग सेक्ट मास्टर का नाम लेकर मुझे मजबूर करोगे, है न? मुरोंगियान की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी दिखी। भाई गु वास्तव में तेज दिमाग रखते हैं, उसने स्वीकार किया। गु मिंगजोऊ ने हाथ हिलाया। ठीक है, मैं 3 दिन बाद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट आ जाऊंगा। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था, फ्लोटिंग जेड आइलैंड का मामला, द ट्रैप, नए राज्य की स्थापना और झाओ गाओ की जोओ राजवंश के खिलाफ युद्ध की योजना, इन सब के बीच अब एक और बड़ा रहस्य जुड़ गया था, और यह सब किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए था। अध्याय 418 रहस्यों की पड़ताल। इस योजना के लागू होने से पहले इसे पूरी तरह गोपनीय रखना आवश्यक था। अगर यह बात जोओ राजवंश तक पहुंच जाती तो वे अपनी पश्चिमी रक्षा को मजबूत कर लेते, जिससे झाओ गाओ की पूरी योजना बिगड़ सकती थी, यहां तक कि पूरी तरह विफल भी हो सकती थी। गु मिंगजोऊ की असंतुष्टि देखकर फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर समझ गया कि वह मुरोंगियान को यहाँ नहीं रखना चाहता। इसके अलावा उसे खुद भी गु मिंगजोऊ से निजी रूप से कुछ बात करनी थी। तुम पहले हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट लौट जाओ, मैं भाई गु के साथ बाद में आऊंगा, फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने कहा। मैं जाकर सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। 3 दिन बाद आप दोनों का स्वागत सेक्ट में होगा। मुरोंगियान ने खड़े होकर विदा ली। गु मिंगजोऊ ने अधिक कुछ नहीं कहा। मुरोंगियान के जाने के बाद फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने उसे बाहर तक पहुंचाया। क्या तुम जानते हो कि जोओ राजवंश से संपर्क करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? गु मिंगजोऊ ने पूछा। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह व्यक्ति आएगा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, आइलैंड मास्टर ने जल्दी से सफाई दी। मुरोंगियान में ऐसा क्या खास है? गु मिंगजोऊ ने पूछा। आइलैंड मास्टर तंबू के अंदर बैठ गया और समझाने लगा। करीब 100 साल पहले युवा मुरोंगियान तीनों बड़े भटकते साधक द्वीपों पर आया था। उस समय फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर बिजली की त्रासदी से गुजर रहा था। वह असफल हुआ और गंभीर रूप से घायल होकर समुद्र में बह गया। उसी समय मुरोंगियान ने उसे बचाया। इसके कारण आइलैंड मास्टर पर उसका एहसान चढ़ गया और दोनों अच्छे मित्र बन गए। इसलिए मैं उसे सीधे मना नहीं कर सकता था, आइलैंड मास्टर ने मजबूरी से कहा। तो जब तुम ट्रांसेंडेंस की राह ढूंढ रहे थे, तुमने ट्रिब्यूलेशन को भी झेला था? गु मिंगजोऊ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोशिश किए बिना कैसे पता चलता, इसी प्रयोग से मेरी तकनीक बनी, आइलैंड मास्टर ने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम फिर भी सफल नहीं हुए, गु मिंगजोऊ ने कहा। संभव है, उसने बेबसी से जवाब दिया। तुमने कहा था मुरोंगियान पहले 3 बड़े द्वीपों पर आया था। वह वहां क्या करने आया था? गु मिंगजोऊ ने विषय बदला। और क्या करेगा? वह निश्चित रूप से शूफेंग्यू की सील की जांच करने आया था, आइलैंड मास्टर ने कहा। सील की जांच? इसका मतलब हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को शूफेंग्यू के बारे में पहले से पता था। गु मिंगजोऊ चौंक गया।
जब शू फेग्यू को सील किया गया था तब हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट मुख्य शक्ति थी। उन्होंने 9 प्रांतों के कॉल्ड्रन का उपयोग करके उसे दबाया था, आइलैंड मास्टर ने कहा। ये सुनकर गु मिंगजोऊ बहुत देर तक स्तब्ध रहा। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने शू फेग्यू को सील किया था। उसने अविश्वास से कहा। आइलैंड मास्टर ने उसे देखा और बोला, क्या तुमने हाल में अपनी याददाश्त खो दी है? तुमने वर्ल्ड कल्टीवेशन युग का इतिहास सुना ही है। आइलैंड मास्टर, तुम्हें शू फेग्यू के बारे में बहुत कुछ पता है ना? गु मिंगजोऊ ने उत्साह दबाते हुए पूछा। तुमने सही व्यक्ति चुना है। आरोहण करने वालों को छोड़कर मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता, मुरोंगफू तक नहीं, आइलैंड मास्टर ने कहा। तो कृपया उसके बारे में बताएं, गु मिंगजोऊ ने तुरंत कहा। आइलैंड मास्टर ने चाय का कप उठाया और एक घूंट में पी लिया। बहुत समय पहले, जब आकाश और पृथ्वी अलग हुए थे और संसार की शुरुआत हुई थी, तब स्वर्गीय नियमों ने जीवन और जातियां उत्पन्न की। उस समय दुनिया संसाधनों से भरी थी, लेकिन वातावरण अत्यंत कठोर था। इसलिए स्वर्गीय नियमों ने एक विशेष जाति को अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभा दी ताकि वे इस कठिन दुनिया में जीवित रह सकें और उसे बदल सकें। यही जाति बाद में वर्ल्ड गॉड्स कहलाए। वे ही वर्ल्ड कल्टीवेटर्स थे। समय के साथ अन्य सभी जीवों ने उन्हें देवता मान लिया, लेकिन लंबे समय तक पूजा पाने के कारण वे घमंडी हो गए। वे अन्य सभी जीवों को चींटियों जैसा समझने लगे। नई पीढ़ी के वर्ल्ड कल्टीवेटर्स ने तो खुद को शासक घोषित कर दिया और सभी जातियों को दास बनाना शुरू कर दिया। वे अत्यंत क्रूर और अत्याचारी बन गए। इससे पूरी दुनिया में पीड़ा और विनाश फैल गया। सभी जातियों ने उनके खिलाफ विरोध पत्र भेजा, लेकिन यह विरोध वर्ल्ड कल्टीवेटर्स को क्रोधित कर गया। फिर नरसंहार शुरू हुआ, एक एक करके कई जातियां मिटा दी गईं। लाखों जीवों की हत्या हुई। पूरी दुनिया अराजकता में डूब गई। अपनी रक्षा के लिए सभी जातियों ने एक गठबंधन बनाया, लेकिन वर्ल्ड कल्टीवेटर्स अत्यंत शक्तिशाली थे। वे कमजोर जीवों के रक्त को सीधे विस्फोट में बदल सकते थे और उसे अपनी शक्ति बना लेते थे। प्रतिरोध पूरी तरह असफल रहा और अंततः सभी जातियां दास बन गईं। लेकिन वर्ल्ड कल्टीवेटर्स की संख्या सीमित थी, केवल हजारों में। इसके विपरीत अन्य जातियां लगातार बढ़ती रहीं, विशेषकर मानव जाति। 1000 वर्षों में मनुष्य सबसे बड़ी जाति बन गए। धीरे धीरे मानव साधकों ने आरोहण करना शुरू किया और ऊपरी संसार तक पहुंच गए, और वहां पहुंचकर भी उन्होंने वर्ल्ड कल्टीवेटर्स के खिलाफ नफरत बनाए रखी। अंततः उन्होंने ऊपरी दुनिया में एक गठबंधन बनाया और दोनों लोगों के बीच की बाधा को तोड़ने के लिए 100 वर्षों तक प्रयास किया। अध्याय 419 बेशर्म शू फेग्यू। मानव साधक निचले लोक में वापस लौट आए और उन्होंने विश्व के साधकों से बदला लेना शुरू कर दिया। जो साधक ऊपर के लोक से नीचे आए थे, वे अब विश्व के साधकों द्वारा दबाए नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे अब स्वर्गीय नियम के नियंत्रण में नहीं थे। इसके अलावा उनकी साधना शक्ति अत्यंत प्रबल थी। भले ही उन पर कुछ दबाव था, फिर भी वे अत्यंत भयावह थे। विश्व के शक्तिशाली साधक इन ऊपरी लोक से आए आगंतुकों के सामने पूरी तरह असहाय थे। वे केवल त्यानयुवान महाद्वीप की ओर पीछे हट सकते थे और प्राकृतिक संरचनाओं पर निर्भर होकर स्वर्गीय नियम से संपर्क स्थापित करके अपनी रक्षा कर सकते थे, ताकि साधक उन पर आक्रमण न कर सकें। युद्ध की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई थी। चूंकि दोनों लोगों के बीच का मार्ग खुल गया था, वह स्थिर नहीं था और तेजी से स्वयं ही भर रहा था। इसलिए ऊपरी लोक के आगंतुकों के पास बहुत कम समय बचा था। यदि वे जल्द से जल्द विश्व के साधकों को समाप्त नहीं कर सके, तो ये योजना पूरी तरह विफल हो जाएगी। इसी समय त्यानयुवान महाद्वीप पर दास बनाए गए मुरोंग कबीले ने अचानक अपना झंडा उठा लिया। उन्होंने न केवल पूरे महाद्वीप की सभी जातियों को एकजुट किया, बल्कि विश्व के साधकों पर पागलपन भरा आक्रमण भी शुरू कर दिया। विश्व के साधक प्रतिक्रिया दे पाते, उससे पहले ही संरचना नष्ट हो चुकी थी। ऊपरी लोक के साधक जो बाहर अवरोध बनाए हुए थे, भीतर घुस आए और विश्व के साधक पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। दुनिया के सभी जीवों ने अपनी स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर ली। ऊपरी लोक के साधक मार्ग बंद होने से पहले वापस लौट गए। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जैसे ही ऊपरी लोक का मार्ग बंद हुआ और सभी जीवों ने अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाया, उसी समय एक विश्व साधक अचानक त्यानयुवान महाद्वीप पर प्रकट हुआ और उसने बदला लेने तथा नरसंहार शुरू कर दिया। जो विश्व साधक किसी तरह जीवित बचा था, वह शू फेग्यू था। उस समय शू फेग्यू किसी तरह बच तो गया था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। त्यानयुवान महाद्वीप पर नरसंहार करने के बाद वह घबराकर भाग गया और छिप गया। अपनी चोटों को ठीक करते हुए वह पूरे संसार को नष्ट करने की योजना बनाने लगा। शू फेग्यू का बदला एक धुंध की परत में ढका हुआ था, जिससे हर कोई भय और असुरक्षा में जी रहा था। इसलिए मुरोंग कबीले ने दुनिया भर के वीरों को आमंत्रित किया कि वे शू फेग्यू पर घात लगाकर हमला करें और उसे मार डालें। उस समय फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर को भी निमंत्रण मिला था। लियू योचेंग उस समय आइलैंड मास्टर नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र साधक था जो दुनिया में घूमता था। उसकी ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी, इसलिए वह उस सभा में नहीं गया। हालांकि उसने भाग नहीं लिया था, फिर भी उसने इसके बारे में सुना था। जो राजवंश के एक स्थान पर शू फेग्यू पर घात लगाकर हमला किया गया।
चूंकि शू फेग्यू अपनी गंभीर चोटों से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, वह अपनी विशेष क्षमता से विरोधियों को दबा नहीं सका और अंततः उसे पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि घात लगाने वाले साधक उसे मार नहीं पाए और इसके बजाय वे क्षेत्रीय दीवार के बाहर दबा दिए गए। घात में शामिल अधिकांश साधकों ने मुहर की रक्षा करने का निर्णय लिया। बाद में दमन के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी हो गई। मोरोंग कबीले और अधिकांश साधना संप्रदायों ने एक नई दुनिया खोलने का निर्णय लिया और विशाल पुरानी दुनिया को छोड़ दिया। समय समय पर वे संप्रदाय से लोगों को भेजकर स्वर्गीय आत्मा द्वीप पर मुहर की जांच करते थे। इस समय के सबसे नज़दीक की मुहर वह थी जिसे 100 साल पहले मोरोंगियान ने भेजा था। यदि नई दुनिया के साधक और ठंडे क्षेत्र के स्वतंत्र साधक एक दूसरे के शत्रु न बनते तो क्या वे लोग शू फेग्यू के बहकावे में आकर मुहर नहीं खोलते और नई दुनिया के साधकों से लड़ने के लिए ऐसा नहीं करते? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने सिर हिलाते हुए तंबू के बाहर देखा। ये तो बस मानव हृदय है। गु मिंगजोऊ को पहले से ही 10,000 साल पहले की घटनाओं का कुछ अंदाजा हो गया था। राजवंशों के परिवर्तन की तरह शुरुआत में विश्व के साधकों को जीवों के रक्षक के रूप में सम्मान दिया जाता था ताकि वे दुनिया को बेहतर बना सकें और बदल सकें। लेकिन बाद में विश्व साधकों की स्थिति लगातार ऊंची होती गई। नई पीढ़ी ने अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने लोगों का गुस्सा भड़काया, लेकिन अंत में उन्होंने पश्चाताप नहीं किया बल्कि बलपूर्वक दमन और अत्याचार किया। इसी कारण विश्व के विरोधी साधक उभरे और पूरे कबीले के विनाश की स्थिति आ गई। गु मिंगजोऊ को नहीं पता था कि नई दुनिया के संप्रदायों और 3 बड़े द्वीपों पर बचे साधकों के बीच क्या हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से यह उनके हितों से जुड़ा था, जिससे दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह से दरार पड़ गई और हजारों वर्षों की दुश्मनी शुरू हो गई। मानव हृदय केवल साधकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी जीवों के हृदय को दर्शाता है। यह एक आह नहीं, बल्कि एक प्रकार की विवशता थी। कभी कभी सबसे अधिक असहाय वह होता है जब आप कुछ बदल नहीं सकते और केवल घटनाओं को होते हुए देखते रहते हैं। हाँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस सिर्फ शू फेग्यू के बारे में पूछने तो नहीं आए थे, है ना? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने पूछा। शू फेग्यू वाली बात तो बस एक संयोग है। असल में मैं इस बार द ट्रैप में शामिल होने आया हूँ। गु मिंगजोऊ ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा। वह हांडान शहर से बिना रुके यहाँ तक आया था। वह लगभग मोरोंगियान के जाल में भी फंस गया था, जिसका उद्देश्य फ्लोटिंग जेड स्वतंत्र साधकों को भी उस योजना में शामिल करना था। असल में गु मिंगजोऊ को फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर को लेकर तुरंत हांडान शहर लौटना चाहिए था, क्योंकि यही झाओगाओ ने उसे वापस बुलाने का कारण बताया था। संप्रदाय प्रमुख झाओ ने फ्लोटिंग जेड के स्वतंत्र साधकों को स्वीकार करने और एक नया देश स्थापित करने पर सहमति दे दी है। गु मिंगजोऊ ने आगे कहा। ये तो बहुत अच्छा है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर खुशी से बोला। फ्लोटिंग जेड के स्वतंत्र साधकों के जुड़ने से आवास की समस्या भी हल हो गई। गु मिंगजोऊ ने आइलैंड मास्टर के उत्साहित चेहरे को देखकर राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया। इतने समय से उसने जो कुछ भी किया था वह वास्तव में फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वतंत्र साधकों को एक नया घर देने के लिए था। रही बात इसके कारण की, तो वह खुद भी नहीं जानता था। शायद वह नहीं चाहता था कि फ्लोटिंग जेड के 1 लाख से अधिक स्वतंत्र साधक अपनी जान गंवा दें। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हालांकि उन्होंने फ्लोटिंग जेड के स्वतंत्र साधकों को स्वीकार करने पर सहमति दी है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। गु मिंगजोऊ ने रुककर मुस्कुराते हुए कहा। क्या शर्तें? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। आखिरकार ट्रैप में शामिल होना और एक नया देश बनाना कोई साधारण बात नहीं थी। झाओगाओ के कुछ न कुछ शर्तें होना स्वाभाविक था। गु मिंगजोऊ ने उसे झाओगाओ की सभी शर्तें बता दीं, जैसे द्वीप के लोगों के संबोधन में बदलाव, बाहरी क्षेत्र का विभाजन, प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन आदि। मैं इन शर्तों को स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनते ही फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने तुरंत सिर हिला दिया। झाओगाओ की शर्तें अधिकतर आइलैंड मास्टर से चर्चा के योग्य थीं और वह इन्हें समझ सकता था। वह स्वयं भी पद और व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता समझता था। संप्रदाय प्रमुख झाओ का देश बनाने का क्या योजना है? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने पूछा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि पहले फ्लोटिंग जेड को हांडान शहर लाया जाए, फिर विस्तार से चर्चा होगी। गु मिंगजोऊ ने असहाय होकर कंधे उचका दिए। क्या कुछ हुआ है? मैं झाओगाओ को अच्छी तरह नहीं जानता, इसलिए उन्हें पहले ही योजना बता देनी चाहिए थी, इससे पहले कि फ्लोटिंग जेड के साधकों को शहर में लाया जाए। आइलैंड मास्टर ने संदेह से पूछा। गु मिंगजोऊ वास्तव में फ्लोटिंग जेड की ओर से झाओगाओ से मिलने गया था, इसलिए उसे पहले ही स्थिति बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया था। असल में मैं भी थोड़ा जिज्ञासु हूँ। शायद इसका संबंध शू फेग्यू से हो। ये सोचकर कि झाओगाओ जानबूझकर रहस्य बनाए हुए है, गु मिंगजोऊ को कोई आपत्ति नहीं हुई। क्या तुमने शू फेग्यू को देखा? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने अनुमान लगाया। गु मिंगजोऊ ने तुरंत उसे सारी घटना विस्तार से बता दी। झाओगाओ का देश बनाने से इनकार, शू फेग्यू का अचानक प्रकट होना और सहयोग का प्रस्ताव, और फिर झाओगाओ का सहयोग स्वीकार करना।
धिक्कार है उस शू फेंग्यू को। उसने फ्लोटिंग जेड द्वीप के लाखों लोगों को मार डाला और कहता है कि वह सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था। कितना बेशर्म है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। आइलैंड मास्टर अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गए? गू मिंगजोऊ ने आश्चर्य से पूछा। अध्याय 420 झाओ गाओ को पकड़ लिया गया। शू फेंग्यू इतना बेईमान है। उसने मुझसे झूठ कैसे बोला? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर गुस्से में बोला। आइलैंड मास्टर, क्या आपने पहले ही कोई निष्कर्ष निकाल लिया है? गू मिंगजोऊ ने हाथ जोड़कर पूछा। पहले शू फेंग्यू पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता था। इतने वर्षों तक सील रहने के बाद उसका क्रोध और भी गहरा हो गया होगा। क्या वह केवल मुरोंग कबीले और जोऊ राजवंश के शाही परिवार से बदला ले रहा है? आइलैंड मास्टर ने हाथ पीछे रखकर कहा। वर्ल्ड कल्टीवेटर न केवल प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि उनकी उम्र लगभग अमर जैसी होती है। उनके लिए समय सीमा जैसी बात संभव नहीं, उसने आगे कहा। ऐसा लगता है कि सेक्ट मास्टर झाओ और मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि शू फेंग्यू झूठ बोल रहा है। अब स्पष्ट है कि वह सच में कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। गू मिंगजोऊ ने सिर हिलाया। चलो अब हंडान चलते हैं, फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने कहा। थोड़ी ही देर में उसने व्यवस्था पूरी की और दोनों गू मिंगजोऊ के साथ उड़ते हुए हंडान की ओर निकल पड़े। फ्लोटिंग जेड के 1,00,000 साधक भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हालांकि आइलैंड मास्टर ने पूरा समूह साथ ले जाने के बजाय पहले खुद और गू मिंगजोऊ को आगे भेजना बेहतर समझा। कुछ ही पंख फड़फड़ाने पर वे विशाल दूरी तय कर हंडान पहुंच गए। युद्ध से उजड़ा हुआ हंडान शहर अब खंडहरों जैसा दिख रहा था। इसी समय शहर की दीवार पर 100 से अधिक लोग खड़े थे। उनमें सबसे आगे जेन गांग था, जो बेचैनी से टहल रहा था। जैसे ही उसने आकाश में विशाल कुनपेंग को देखा, वह तुरंत उड़कर सामने आया। कुनपेंग रुक गया और 2 आकृतियों में बदल गया, गू मिंगजोऊ और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर। क्या हुआ? गू मिंगजोऊ ने पूछा। जेन गांग की घबराहट देखकर दोनों समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ है। बुरा हो गया, सेक्ट मास्टर को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों ने पकड़ लिया है। जेन गांग ने घबराते हुए कहा। क्या कहा? गू मिंगजोऊ की आवाज़ ठंडी पड़ गई और वह तुरंत उसके सामने आ गया। क्या हुआ? झाओ गाओ कैसे पकड़े गए? आइलैंड मास्टर ने भी गंभीर होकर पूछा। जेन गांग ने पूरी घटना बताई। गू मिंगजोऊ के जाते ही मुरोंग ज्ञान हंडान आया और झाओ गाओ से मिलने की बात की। झाओ गाओ ने उसे अकेले मिलने की अनुमति दी, लेकिन कुछ ही समय बाद मुरोंग ज्ञान ने झाओ गाओ को बंधक बना लिया और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की ओर भाग गया। और तुम सब ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? आइलैंड मास्टर ने हैरानी से पूछा। सेक्ट मास्टर की हालत बहुत खराब थी, हम कुछ नहीं कर सके, जेन गांग ने मजबूरी से कहा। वह क्या संदेश छोड़ गया? गू मिंगजोऊ ने पूछा। उसने कहा कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर आपसे मिलना चाहता है, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी दिव्य चेतना से कहा कि आपको भी वहां जाना चाहिए, जेन गांग ने जवाब दिया। गू मिंगजोऊ चुप हो गया। ये बात उसे अजीब लगी। झाओ गाओ आमतौर पर उसे ऐसे खतरे में नहीं भेजता, वह तो उसे रोकता। लेकिन इस बार उसने उल्टा उसे जाने के लिए कहा, जैसे वह कुछ संकेत दे रहा हो। क्या सिर्फ यही कहा? गू मिंगजोऊ ने फिर पूछा। जेन गांग ने सिर हिलाया। गू मिंगजोऊ सोच में पड़ गया। पहले उसे बुलाया गया और फिर झाओ गाओ को पकड़ लिया गया। क्या ये सब एक ही योजना का हिस्सा है? असल लक्ष्य तुम हो, आइलैंड मास्टर ने अचानक कहा। गू मिंगजोऊ ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मुरोंग ज्ञान ने झाओ गाओ को क्यों पकड़ा? उसने उलझन में पूछा। अगर बुलाना था तो अपहरण क्यों? वह समझ नहीं पा रहा था। अब सोचने का समय नहीं है, आइलैंड मास्टर ने कहा। सीधे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट चलते हैं। गू मिंगजोऊ ने निर्णय लिया। जेन गांग, तुम 1,00,000 साधकों को संभालो, मैं सेक्ट मास्टर को लेने जा रहा हूँ। फिर आइलैंड मास्टर ने फिर से कुनपेंग का रूप लिया। आकाश को ढंक देने वाले विशाल पंख फड़फड़ाए। गू मिंगजोऊ उसकी पीठ पर चढ़ गया। एक झटके में विशाल कुनपेंग आसमान में गायब हो गया। कुछ ही समय में वे हजारों मील पार कर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के द्वार तक पहुंच गए। उनके सामने वह पर्वत द्वार छोटा सा अवरोध लग रहा था, जैसे एक मामूली बाढ़। अध्याय 421 स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की परीक्षा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर का ये पहली बार नहीं था जब वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय आया हो। जैसे ही वह संप्रदाय के पास पहुंचा, उसने अपने पंख 2 बार फड़फड़ाए और उसका विशाल पक्षी रूप तीर की तरह संप्रदाय के भीतर प्रवेश कर गया और सीधे मुख्य हॉल के ऊपर उड़ने लगा। हालांकि फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने अपनी सीमा पार नहीं की। वह हॉल के सामने रुक गया और फिर मानव रूप में बदल गया। एक बड़े संप्रदाय के रूप में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की रक्षा व्यवस्था स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। बज़ गू मिंगजोऊ, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम करने आया हूँ। गू मिंगजोऊ ने हवा में लटकते हुए जोर से कहा। उसकी आवाज़ में जानबूझकर आध्यात्मिक ऊर्जा मिलाई गई थी और वह तुरंत पूरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में गूंज उठी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में घुसने की हिम्मत कैसे की?
गठन सक्रिय करो। लेकिन जवाब में एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी। एक हल्की सुनहरी तरंग प्रकट हुई। बज़। सुनहरी बाधा दो परतों में विभाजित हो गई। अंदर की परत पूरे हॉल को ढक रही थी, जबकि बाहर की परत पूरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को। ये दोनों हल्की सुनहरी बाधाएं गुमिंगजो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर को बीच में घेरकर फंसा रही थीं। अचानक मंत्रों से सशक्त किए गए तीरों की वर्षा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के भीतर से बिना किसी चेतावनी के बाहर निकल आए। आकाश और धरती को ढकते हुए ये तीर गुमिंगजो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की ओर बरस पड़े। ये साधारण तीर नहीं थे, उनमें स्पष्ट रूप से विशेष मंत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई थी, जो साधकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए थे, और गुमिंगजो को उनमें खतरे का एहसास हो रहा था। क्या उन्होंने हमें यूं ही दबाने की कोशिश की? हवा में गुमिंगजो की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और वह ठंडे स्वर में बोला। उसने अपना नाम पहले ही बता दिया था। चाहे मुरोंगकुंग और मुरोंगयान वापस आए हो या नहीं, मुरोंगफू को उसके आने की खबर जरूर मिल जानी चाहिए थी। फिर भी कोई जवाब देने के बजाय उन्होंने सीधे हमला शुरू कर दिया। स्पष्ट था कि वे शक्ति दिखाकर उन्हें डराना और उनका हौसला तोड़ना चाहते थे। लेकिन मुरोंगफू ने या तो गुमिंगजो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर को कम आंका था। शक्ति दिखाना, कुछ तीरों से हमें डराने की कोशिश। क्या संप्रदाय प्रमुख मुरोंग हमें बहुत हल्के में ले रहा है? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर आगे बढ़ा और तुरंत गुमिंगजो के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उपेक्षा झलक रही थी। वह अपने दोनों हाथ उठाकर सीधे उन तीरों की ओर प्रहार कर बैठा। धड़ाम, उसके शरीर से दो चमकदार सुनहरी किरणें निकलीं और तुरंत सामने जाकर प्रकाश की वर्षा में बदल गईं, जो उन तीरों से टकरा गईं। क्षण भर में तीर उस प्रकाश में डूबकर निष्प्रभावी हो गए और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन तीरों की दूसरी लहर बिना रुके हॉल की सुनहरी बाधा पर जा टकराए और जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी रक्षा प्रणाली कांप उठी। गठन जारी रखो, दूसरी टीम, हमला करो। हॉल के भीतर से फिर वही आवाज गूंजी। बज़। अभी वह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दूसरी लहर तीरों की वर्षा फिर से बाहर निकल आई। इस बार वे आग से लिपटे हुए थे और पहले से भी अधिक शक्तिशाली थे। हवा में लाल रेखाएं बनाते हुए वे सीधे गुमिंगजो की ओर बढ़े। लेकिन उनका निशाना सामने खड़े फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर पर नहीं था, बल्कि कुछ मीटर पीछे खड़े गुमिंगजो पर था। मुझे परख रहे हो? गुमिंगजो हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत उनकी योजना समझ गया। स्पष्ट था कि फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की शक्ति ने भीतर मौजूद लोगों को प्रभावित किया था और अब वे गुमिंगजो की असली ताकत देखना चाहते थे। क्या हम भी हमला करें? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने उसकी ओर देखा। गुमिंगजो जानता था कि अगर वह कुछ नहीं भी करता तो आइलैंड मास्टर खुद इस हमले को रोक देगा और संभवतः सीधे हॉल की बाधा पर हमला कर देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था ताकि मुरोंगफू के सामने उसकी स्थिति और मजबूत हो सके। जरूरत नहीं, गुमिंगजो ने जवाब दिया। अगले ही पल वह ऊपर उड़ा और आग से जलते भाले को सामने प्रकट किया। उसने अपना दायां हाथ घुमाया और भाला तीरों की वर्षा की ओर फेंक दिया। क्षण भर में अनगिनत काली भाला छायाएं फैल गईं, जो आकाश को ढकते हुए तीरों से टकराईं। धमाक, आकाश में जोरदार विस्फोट हुआ। आग के तीर और भाले की छायाएं टकराकर आतिशबाजी की तरह फट गईं। सभी तीर हवा में ही नष्ट हो गए। लेकिन गुमिंगजो यही नहीं रुका। उसने भाले को फिर से उठाया और पूरी ताकत से सुनहरी बाधा पर वार किया। धड़ाम, एक भयंकर विस्फोट हुआ, मानो आकाश टूट गया हो। पूरे संप्रदाय की धरती कांप उठी और रक्षा प्रणाली में दरारें पड़ने लगीं। अंततः वह टूटकर चमकदार कणों में बिखर गई। सिर्फ 2 प्रहारों में, एक प्रहार से 10,000 तीर नष्ट और एक प्रहार से रक्षा प्रणाली ध्वस्त। गुमिंगजो ने शांत भाव से भाला वापस लिया और हाथ पीछे रखकर खड़ा हो गया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की मुख्य हॉल की रक्षा व्यवस्था भले ही मजबूत थी, लेकिन पृथ्वी स्तर तक पहुंच चुके फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और गुमिंगजो के सामने वह भी कमजोर साबित हुई। हालांकि पहले आइलैंड मास्टर ने केवल बाधा को हिलाया था, उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया था, क्योंकि वह मुरोंगफू से टकराव नहीं चाहता था। लेकिन गुमिंगजो ने इन बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने सामने से आई चुनौती का सीधा और कठोर जवाब दिया। न केवल तीरों को नष्ट किया, बल्कि पूरी हॉल की रक्षा प्रणाली को भी तोड़ दिया। अध्याय 422 संप्रदाय प्रमुख मुरोंगफू। वास्तव में उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। वह आदेश देने वाले व्यक्ति, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के मुख्य हॉल के भीतर मौजूद लोगों और मुरोंगफू को, जो यहाँ पर हर चीज पर गहरी नजर रखे हुए था, सबको अपनी शक्ति दिखा रहा था। गुमिंगजो को कोई भी यूं ही परख नहीं सकता। बेशक इस तरह शक्ति का बिना किसी झिझक प्रदर्शन पूरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की नाराजगी को जन्म देने वाला था। जैसे ही हॉल की रक्षात्मक संरचना टूटी, सैकड़ों आकृतियां तुरंत हॉल से बाहर निकलीं और हवा में फैलकर गुमिंगजो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर को घेरने लगीं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय सच में एक बड़ा संप्रदाय है, इसकी शक्ति वास्तव में असाधारण है। गुमिंगजो अभी भी हाथ पीछे रखे खड़ा था। उसने सैकड़ों साधकों की ओर देखा और हल्की सांस ली।
उन सैकड़ों लोगों में से 4 पृथ्वी क्षेत्र के साधक थे और बाकी सभी साधारण स्तर के थे। यदि यही शक्ति जो और झाओ राज्यों में होती तो पूरे देश को हिला देती। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की ताकत स्पष्ट थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में आकर मेरी हॉल की रक्षा व्यवस्था तोड़ने की? अगर समझदारी है तो आत्मसमर्पण कर दो, वरना एक वृद्ध साधक ने क्रोधित होकर कहा। वरना क्या, हमें मार दोगे? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने ठंडी आवाज में बीच में ही उसकी बात काट दी। चाहे कुछ भी हो, वह फ्लोटिंग जेड आइलैंड का आइलैंड मास्टर था जिसकी स्थिति और शक्ति मुरोंगफू के बराबर थी। भले ही उसका द्वीप नष्ट हो चुका था, फिर भी हर कोई उसे धमकी देने योग्य नहीं था, विशेषकर जब वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के मुख्य हॉल के सामने लगातार अपमानित हो रहा था। उसका दबा हुआ आक्रोश बाहर आने लगा। मुरोंगफू, तुम बहुत बड़े बनते जा रहे हो। अगर स्वागत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन इसका मतलब क्या है? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने संप्रदाय प्रमुख की ओर देखे बिना हॉल के भीतर गहराई में देखते हुए कहा। कितनी गुस्ताखी! आसपास के सभी साधक एक साथ गरज पड़े। क्या संप्रदाय प्रमुख का नाम तुम सीधे ले सकते हो? तुम मौत को बुला रहे हो। वह वृद्ध पृथ्वी क्षेत्र साधक गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार घुमाई और तीव्र तलवार ऊर्जा फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की ओर बढ़ी। साथ ही सैकड़ों साधकों ने भी एक साथ अपने मंत्र सक्रिय कर दिए और एक विशाल गठन बनाकर दोनों को घेर लिया। लेकिन वह गठन गुमिंगजो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। तुम लोग वाकई बेवकूफ़ हो। मुरोंगफू, क्या तुम्हें लगता है मैं इन लोगों को मारने की हिम्मत नहीं रखता? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की भौहें सिकुड़ गईं। वह सीधे उस तलवार ऊर्जा को पार करके उस वृद्ध पृथ्वी क्षेत्र साधक के सामने पहुंच गया और एक हथेली से वार कर दिया। धड़ाम! गहरे धमाके के साथ वह साधक खून उगलते हुए पीछे उड़ गया। चारों ओर के सैकड़ों साधक स्तब्ध रह गए। अन्य पृथ्वी क्षेत्र साधक तुरंत आगे बढ़े और उसे पकड़ने की कोशिश की। बाकी लोग क्रोधित होकर फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की ओर टूट पड़े। गुमिंगजोऊ ने पीछे हटकर केवल देखा, उसने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर शांत था, लेकिन उसका चेहरा और भी ठंडा और भयावह हो गया। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि रुको, बदतमीजी मत करो। एक थकी हुई लेकिन अत्यंत भव्य आवाज़ अचानक हॉल के भीतर से गूंजी। यह आवाज़ गहरी और भारी थी, जैसे कोई विशाल घंटा आकाश में गूंज उठा हो। इस आवाज़ के साथ ही सभी साधकों ने तुरंत अपने हमले रोक दिए और पीछे हट गए। वे सभी आदरपूर्वक झुक गए। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। आखिरकार बाहर आने की हिम्मत हुई, बूढ़े। उसने नाराज होकर हॉल की ओर देखा। लियू भाई, इतने वर्षों बाद भी तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। मैं बीमार था, इसलिए स्वागत करने नहीं आ सका, क्षमा करना। हॉल के भीतर से आवाज़ फिर आए, अब पहले से अधिक नर्म थी। लेकिन उसने जानबूझकर साधकों द्वारा किए गए हमले की बात को नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ा सा भी। अगर मैं और गू भाई सक्षम न होते तो तुम हमसे बात नहीं, हमारी लाशों से कर रहे होते। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने तीखे स्वर में कहा। उसकी बात से वातावरण एक पल के लिए शांत हो गया। मुरोंगफू ने जवाब नहीं दिया। एक साधक अचानक भड़क उठा, तुम हिम्मत कैसे करते हो संप्रदाय प्रमुख से ऐसे बोलने की? गू मिंगजोऊ ने उसे देखते हुए कहा, मूर्ख। ये स्पष्ट था कि इस समय मुरोंगफू खुद दबाव में था और वह स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में बीच में कूदकर वफादारी दिखाना केवल मुसीबत को बढ़ाना था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर मुस्कुराया, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी संप्रदाय प्रमुख का अपमान सहन नहीं कर सकता। वह साधक फिर से भड़क उठा और तलवार निकालकर हमला कर दिया। बूढ़े, लगता है तुमने अपने लोगों को ठीक से नहीं सिखाया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की आंखों में ठंडक चमकी। उसने हवा में हाथ बंद किया। तुरंत उस साधक की तलवार चूर चूर हो गई और वह खून उगलते हुए पीछे लड़खड़ा गया। वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने फिर से हाथ उठाया, जैसे उसे खत्म ही करने वाला हो। लियू भाई, कृपया मुझे थोड़ा सम्मान दो और रुक जाओ। मुरोंगफू की आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार उसमें विनम्रता थी। अहंकारी मुरोंगफू ने अंततः नरमी दिखा दी। गू मिंगजोऊ भी इस पर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। चूंकि संप्रदाय प्रमुख मुरोंग ने कहा है, तो मैं भी यह चेहरा रख देता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने ही शिष्यों के लिए अपना सम्मान भी छोड़ देंगे। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने हाथ नीचे कर लिया। अगर आप चाहें तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मैंने लियू भाई के आगमन को ठीक से महसूस नहीं किया और आप दोनों का स्वागत नहीं कर सका। इसे मेरी गलती मान लें। मुरोंगफू ने शांति की कोशिश की। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर मुस्कुराया, जैसे वह मामला यहीं ख़त्म नहीं करना चाहता था। वह जवाब देने ही वाला था कि गू मिंगजोऊ ने पहले ही बोल दिया। आइलैंड मास्टर लियू, संप्रदाय प्रमुख मुरोंग बहुत व्यस्त रहते हैं। हम अचानक आए हैं, कुछ न कुछ असुविधा होना स्वाभाविक है। अब इस बात को आगे मत बढ़ाइए।
अध्याय 423 उलझी हुई अपहरण घटना। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने पीछे मुड़कर गु मिंगजू की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि उसने मुरोंगफू का फायदा उठाने का मौका क्यों नहीं लिया। गु मिंगजू ने उसकी नज़र समझ ली और हल्के से सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह रुक जाए। आखिरकार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चाओ गाओ को बचाना था और मुरोंगफू से टकराव करना ठीक नहीं था। संप्रदाय प्रमुख मुरोंग हर दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर हम बिना सूचना के मुख्य हॉल में घुसे तो हमें गद्दार ही समझा जाएगा ना। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने उसकी बात समझकर हल्का सिर हिलाया और फिर हॉल की गहराई की ओर देखने लगा। भाई लियू, पेड़ पर निशाना लगाकर दूसरे को मत चिढ़ाओ। क्यों न मैं 3 प्याले शराब की सज़ा स्वीकार कर लूँ। मुरोंगफू की आवाज़ फिर से गूंजी। अचानक मुख्य हॉल के भीतर एक इंद्रधनुषी पुल प्रकट हुआ और तेजी से आगे बढ़कर फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और गु मिंगजू के सामने आ गया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर उस पुल पर चढ़ गया। गु मिंगजू बिना झिझक उसके पीछे चल पड़ा। तुम सब जा सकते हो, साथ ही 5वें और पहले बुजुर्ग को सूचित करो कि हमारे महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं। मुरोंगफू ने आदेश दिया। विदा। संप्रदाय प्रमुख हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सैकड़ों साधकों ने तुरंत झुककर अभिवादन किया, लेकिन मुरोंगफू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय जैसे ही वे झुक रहे थे, इंद्रधनुषी पुल गु मिंगजू और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर को लेकर हॉल की गहराई में चला गया। पुल बहुत तेज था, हजारों मीटर की दूरी पल भर में तय हो गई। ये किसी उच्च स्तरीय मंत्र का रूप था जो आध्यात्मिक ऊर्जा से इंद्रधनुषी पुल बनाकर परिवहन करता था। एक तरफ के कक्ष के सामने वे पहुंचे। वहां कोई नाम नहीं था। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर एक अध्ययन कक्ष जैसा वातावरण था। गु मिंगजू ने देखा कि एक व्यक्ति भव्य वस्त्रों में मेज के सामने बैठा था। वह बहुत बूढ़ा नहीं दिखता था, उसके बालों में हल्की सफ़ेदी थी और वह साधारण मध्य आयु का व्यक्ति लगता था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन के गहरे अनुभवों की झलक थी। तो यही है मुरोंगफू, गु मिंगजू ने मन ही मन सोचा। भाई लियू, छोटे भाई गु, कृपया अंदर आइए। मुरोंगफू मुस्कुराया। भोजन कक्ष को कहो कि अच्छा भोजन और शराब तैयार करे। आज मैं अपने पुराने मित्र के साथ जी भरकर पीना चाहता हूँ। उसने महिला शिष्यों को आदेश दिया। गु मिंगजू और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर अंदर चले गए। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर सीधे सामने बैठ गया, बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में। मुरोंगफू ने गु मिंगजू की ओर देखकर कहा, मैंने छोटे भाई गु का नाम बहुत सुना है, आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में योग्य है। कृपया बैठिए। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। गु मिंगजू बैठ गया। सुना है कि आप असफल होकर पुनः साधना कर रहे हैं, ये सच में चौंकाने वाला है, मुरोंगफू ने मुस्कुराते हुए कहा। गु मिंगजू ने शांत स्वर में कहा, यह बस किस्मत थी। वह सोच रहा था कि मुरोंगफू शायद अभी तक नहीं जानता कि वह पृथ्वी क्षेत्र में पहुंच चुका है। उसी समय मुरोंगफू धीरे धीरे उसे परखने लगा, मानो उसकी शक्ति का अंदाजा लगा रहा हो। फिर अचानक फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर बीच में बोल पड़ा। संप्रदाय प्रमुख मुरोंग, आपने हमें यहाँ बुलाने के लिए इतना प्रयास किया, क्या सिर्फ गु भाई की साधना जाननी थी? मुरोंगफू हंसा। भाई लियू, आप बहुत सोचते हैं, मैं तो बस आपको शराब पिलाने के लिए बुला रहा हूँ। लेकिन फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने ताना मारा, अगर संप्रदाय प्रमुख मुरोंग बुलाएं तो कौन मना कर सकता है? इसे धमकी कहना गलत नहीं होगा। हॉल में माहौल थोड़ा भारी हो गया। फिर अचानक अपहरण की बात उठी। चाओ गाओ को पकड़ने का आदेश भी आपका ही था, है ना? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने ठंडी आवाज में पूछा। मुरोंगफू चौंक गया। मैंने ऐसा कभी आदेश नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ बड़े बुजुर्ग को छोटे भाई गु को आमंत्रित करने भेजा था। गु मिंगजू ने भी पुष्टि की कि चाओ गाओ को वास्तव में हांडान शहर में बंधक बनाया गया है। ये सुनकर माहौल बदल गया। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि बड़ा बुजुर्ग अपने आप निर्णय ले रहा था और संप्रदाय प्रमुख के आदेश के बिना काम कर रहा था। ये स्थिति किसी भी बड़े संप्रदाय के लिए बेहद गंभीर थी। अभी निष्कर्ष मत निकालो, मुरोंगफू ने कहा, पहले हम बड़े बुजुर्ग को बुलाकर पूछते हैं। गु मिंगजू ने सिर हिलाया, ठीक है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर भी शांत हो गया। अध्याय 424 कोई सम्मान नहीं दे रहा। रिपोर्टिंग संप्रदाय प्रमुख, भोजन तैयार है, कृपया चलें। पहले गई हुई महिला शिष्या तेजी से वापस आकर बोली, तुम लोग पहले बाहर जाओ। क्यों न तुम दोनों पहले खाना खा लो और इंतजार कर लो। मुरोंगफू ने गु मिंगजू और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की ओर देखकर कहा, ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने पेट सहलाते हुए कहा। गु मिंगजू भी खड़ा हुआ और हल्के से सिर हिलाया। भले ही वे अब बिना भोजन के भी रह सकते थे, लेकिन 3 समय भोजन की आदत अभी भी बनी हुई थी। वे दोनों हांडान शहर से लगातार यात्रा करके आए थे और अब रात हो चुकी थी। मेरे साथ आओ। मुरोंगफू बाहर की ओर चल पड़ा। वे दोनों उसके पीछे चले गए और जल्द ही स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के मुख्य हॉल क्लियरवाटर पैलेस में पहुंच गए। महल भव्य और विशाल था, जिसमें हजारों लोग समा सकते थे। 3 सीटों के सामने मेज़ों पर स्वादिष्ट भोजन पहले से सजा हुआ था। मुरोंगफू मुख्य सीट पर बैठा, जबकि फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और गु मिंगजू उसके पास बैठे। तीनों ने भोजन शुरू किया।
3 दौर शराब, 5 व्यंजन। पूरे समय माहौल भारी और शांत रहा। स्पष्ट था कि मुरोंगफू पहले बुजुर्ग द्वारा चाओ गाओ को बंधक बनाए जाने से बेहद नाराज था। समय धीरे धीरे बीतता गया, रात और गहरी हो गई। रिपोर्ट, पहले और 5वें बुजुर्ग आ गए हैं। एक शिष्य दौड़कर अंदर आया। उन्हें अंदर बुलाओ, मुरोंगफू ने ठंडी आवाज में कहा। 2 मजबूत आकृतियां अंदर आईं। पहले बुजुर्ग मुरोंगक्वांग और 5वें बुजुर्ग मुरोंगयान। दोनों ने झुककर अभिवादन किया। बैठो, मुरोंगफू ने हाथ हिलाया। सब बैठ गए। अब सभी की नज़रें पहले बुजुर्ग पर टिक गईं। आखिरकार बात सीधे चाओ गाओ पर आ गई। क्या तुमने संप्रदाय प्रमुख झाओ को पकड़ रखा है? पूछा गया। हाँ, पहले बुजुर्ग ने शांत भाव से स्वीकार किया। तुमने उसे बंधक क्यों बनाया? मुरोंगयान ने पूछा। पहले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, असल में वह बंधक नहीं है, वह खुद यहाँ आना चाहता था। ये सुनकर गु मिंगजू और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर दोनों चौंक गए। लेकिन वे उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके रवैये से हैरान थे। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था, मानो वह अब सीधे मुरोंगफू को भी गंभीरता से नहीं ले रहा हो। तो क्या ये तुम्हारा ही विचार था? मुरोंगफू ने गुस्से में पूछा। पहले बुजुर्ग ने कहा, संप्रदाय प्रमुख, मत भूलिए कि झाओ गाओ पहले ही अपनी साधना नींव बना चुका है। और मुझे कुछ और भी कहना है। बोलो। आज मैं विनम्रतापूर्वक आपसे संप्रदाय प्रमुख का पद छोड़ने का अनुरोध करता हूँ। उसने शराब का प्याला मेज पर उंडेल दिया। पूरा महल ठंडी ऊर्जा से भर गया। अब सब समझ चुके थे। पहला बुजुर्ग विद्रोह कर रहा था। मुरोंगकुंग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मुरोंगफू ने मेज पर हाथ पटक दिया। बिल्कुल जानता हूँ, ये बात मैं 100 साल से करना चाहता था। पहले बुजुर्ग ने बिना डरे जवाब दिया। तुम भी मेरे पद के लोभी निकले। मुरोंगफू ने ठंडी हंसी हंसी। ये पद तुम्हारा है। पहले बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। क्या आपको याद है आपने ये पद कैसे पाया था? चुप रहो, मुरोंगफू चिल्लाया। सच सुनने से डर लग रहा है। पहले बुजुर्ग ने ताना मारा। तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई? मुरोंगफू ने पूछा। तभी, क्योंकि मैं हूँ। 5वें बुजुर्ग मुरोंगयान अचानक खड़ा हुआ। तुम भी? मुरोंगफू चौंक गया। मुझे सत्ता की लालसा नहीं, लेकिन तुम्हारे कामों में दिलचस्पी जरूर है, उसने कहा। तभी बाहर से भारी आवाज आई। अब छुपाने की जरूरत नहीं है। और अचानक सैकड़ों सशस्त्र सैनिक हॉल में घुस आए। उनके आगे खड़ा था चाओ गाओ, संप्रदाय प्रमुख। गु मिंगजू का चेहरा बदल गया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर भी स्तब्ध रह गया। वे दोनों जिसे बचाने आए थे, वह अब दुश्मन पक्ष के साथ खड़ा था। और यह स्पष्ट हो गया, चाओ गाओ का अपहरण असल में एक झूठ या योजना का हिस्सा था और वह पहले बुजुर्ग के साथ गठबंधन कर चुका था। अध्याय 425 मुरोंगफू का दूसरा पहलू। झाओ गाओ, मुरोंगफू ने उदास चेहरे के साथ कहा। अब तक वह समझ चुका था कि मामला क्या है। गु मिंगजो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर भी लगभग तुरंत पूरी स्थिति समझ गए। पहले एल्डर द्वारा झाओ गाओ को बंधक बनाना एक नकली नाटक था। पहले एल्डर के साथ मिलकर अंदर से खेल करना और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में घुसकर तख्तापलट करना असली योजना थी। झाओ गाओ ने मुरोंगफू को धोखा देकर संप्रदाय में प्रवेश किया था, लेकिन उसने गु मिंगजो को यहाँ क्यों बुलाया? इसका जवाब न गु मिंगजो के पास था, न फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर के पास, और शायद मुरोंगफू के पास भी नहीं था। मुरोंगफू की नज़रें झाओ गाओ से हटकर गु मिंगजो और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर पर गईं। उसे शक था कि कहीं उनका आना भी कोई जाल तो नहीं है। मुरोंगफू को इस पर खास ध्यान देना पड़ा। अगर बात 5वें एल्डर या पहले एल्डर की होती तो मुरोंगफू जाल में फंसकर भी खुद को बचा सकता था। लेकिन फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और गु मिंगजो के सामने स्थिति अलग थी। दोनों की शक्ति एक दूसरे से कम नहीं थी। मुरोंगफू के रक्षक इन दोनों के सामने बेबस थे। झाओ गाओ के आते ही मुरोंगफू का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें लगातार गु मिंगजो, फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और झाओ गाओ के बीच घूम रही थीं, जैसे वह उनके संबंध को समझने की कोशिश कर रहा हो। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्या भाई लियू और छोटे भाई गु भी उनके साथ मिल गए हैं? मुरोंगफू ने अपना संदेह जताया। संप्रदाय प्रमुख, कृपया गलत न समझें। आप मुझे सिर्फ एक दर्शक मान सकते हैं। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने झाओ गाओ की ओर देखते हुए आत्मव्यंग्य भरे स्वर में कहा। छोटे भाई गु, और तुम? फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने जल्दी से अपनी स्थिति साफ की। मुरोंगफू ने राहत की सांस ली और गु मिंगजो की ओर देखा। गु मिंगजो कुछ देर चुप रहा। उसे सच में नहीं पता था कि झाओ गाओ और पहला एल्डर विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन वह झाओ गाओ के साथ अपने रिश्ते को भी नकार नहीं सकता था, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। वह उसे पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने झाओ गाओ की ओर देखा। संप्रदाय प्रमुख, मुझे एक वजह चाहिए, गु मिंगजो ने कहा। उसे जानना था कि झाओ गाओ आखिर कर क्या रहा है। जब अभी भी शक्तिशाली दुश्मन मौजूद हों, तब गृहयुद्ध शुरू करना समझदारी नहीं थी। संभावना थी कि वे सभी ज़ू फेंग्यू द्वारा खत्म कर दिए जाएं और वह अंत में विजेता बन जाए। वह समझ नहीं पा रहा था कि झाओ गाओ का असली मकसद क्या है।
कुछ बातें बाद में विस्तार से करेंगे, पहले मौजूदा मामला संभालते हैं। झाओ गाओ ने गु मिंगजोऊ के सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे मुरोंगफू की ओर देखा। तुम मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के आंतरिक मामलों में दखल देने आए हो, और वो भी इस जाल के साथ, मुरोंगफू ने कहा। हालांकि उसने पहले ही इस संभावना का अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह झाओ गाओ से जवाब सुनना चाहता था। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के आंतरिक मामले, तुम सच में मजाक करना जानते हो? झाओ गाओ बिना प्रभावित हुए बोला। तुमने ज़ू फेंग्यू से मिलीभगत की है और पूरे संसार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तुम अपने पूर्वजों का सामना कैसे करोगे? झाओ गाओ के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और वह जोर से बोला, क्या ज़ू फेंग्यू से मिलीभगत? गु मिंगजोऊ और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर हैरान रह गए। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ज़ू फेंग्यू और मुरोंग परिवार की दुश्मनी रातों रात खत्म नहीं हो सकती थी, और ऊपर से ज़ू फेंग्यू ने समुद्री राक्षसों के साथ मिलकर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पर हमला भी किया था। ये सब स्पष्ट था। तो क्या संप्रदाय प्रमुख सच में उससे मिले हुए थे? हालांकि पहले एल्डर और पांचवें एल्डर इस बात से परिचित थे, क्योंकि उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। अब समझ आया कि तुमने विद्रोह करने की हिम्मत कैसे की। तुम ये बात पहले से जानते थे। मुरोंगफू के उदास चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। अगर कोई नहीं चाहता कि सच सामने आए, तो उसे करना ही नहीं चाहिए। झाओ गाओ ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी योजनाओं को समझ सकते हो? मुरोंगफू हंसा। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पद मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है। मुरोंगफू ने जोर से कहा, तो जब तुमने पद लिया था तब ये बात क्यों नहीं कही? पहले एल्डर ने ताना मारा। बस करो। पांचवां एल्डर पहले एल्डर के सामने आकर उसे रोकने लगा। उसे बोलने दो, मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम सब मेरी छवि कैसे देखते हो। मुरोंगफू ने कहा, आज मैं तुम्हारे सारे पाप उजागर करूंगा। पहले एल्डर ने पांचवें एल्डर का हाथ झटक दिया और मुरोंगफू की ओर बढ़ गया। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय जैसे प्राचीन संप्रदाय में हर पीढ़ी में प्रतिभाशाली लोग रहे थे जिन्होंने उसकी शक्ति बनाए रखी थी। मुरोंगलिन शायद सबसे महान संप्रदाय प्रमुख नहीं थे, लेकिन सबसे अनोखे जरूर थे। उनके केवल 5 बेटे थे और उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी। संभवतः अचानक मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी तय नहीं हो पाया, और इसी कारण संप्रदाय प्रमुख बनने के लिए गृहयुद्ध शुरू हो गया। मुरोंगफू ने अपने 2 भाइयों को मारकर सत्ता हासिल की और नया संप्रदाय प्रमुख बन गया। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे दुश्मनों दुनिया के साधकों से मिलकर पूरे संसार के जीवों को मारने की साजिश करोगे, सिर्फ उच्च स्तर की साधना और शक्ति के लिए। पहले एल्डर ने गुस्से में चिल्लाया। मुरोंगफू, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? कोई अंतरात्मा नहीं? पांचवें एल्डर ने भी सवाल किया। गु मिंगजोऊ और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर चुप रह गए। वे कुछ भी नहीं कह सके। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सम्मानित संप्रदाय प्रमुख मुरोंगफू सत्ता के लिए इतने गंदे तरीके अपनाएगा। पूर्वजों को धोखा देने वाला राक्षस, ऐसे इंसान के खिलाफ विद्रोह क्यों न किया जाए? पहले एल्डर ने रोते हुए कहा, क्या बकवास है, ये पुरानी बात है और तुम अब इसे उठा रहे हो। मुरोंगफू मुस्कुराया, तुमने दुनिया के साधकों से मिलकर निर्दोष लोगों को खत्म करने की साजिश की है, और अब भी पश्चाताप नहीं कर रहे। झाओ गाओ ने गुस्से में कहा, मैंने कौन सा अपराध किया है, और अगर किया भी हो तो क्या? मुरोंगफू ने बेपरवाही से कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। झाओ गाओ ने सिर हिलाया और अपनी तलवार निकाल ली। उसके पीछे खड़े हजारों साधकों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और हमला करने के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ चलो और इन गद्दारों को खत्म करो, दुनिया में शांति वापस लाओ। झाओ गाओ ने मुरोंगफू की ओर हमला कर दिया। मारो! हजारों साधक चीखते हुए आगे बढ़े। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ बहस कर रहा था? मैं तो बस समय निकाल रहा था। कहाँ है संप्रदाय के पवित्र रक्षक? मुरोंगफू अचानक हंसा। उसके बोल खत्म होते ही पीछे के हॉल से अनगिनत छायाएं बाहर निकली और तुरंत उसके सामने खड़ी हो गईं। गु मिंगजोऊ और फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की भौहें सिकुड़ गईं। ये संप्रदाय के पवित्र रक्षक सभी साधना के चरम स्तर पर थे और उनकी संख्या 100 से अधिक थी। उनमें से लगभग 10 पृथ्वी स्तर के योद्धा भी थे, जो पीछे खड़े होकर मुरोंगफू की रक्षा कर रहे थे। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की नींव वास्तव में बहुत गहरी थी। पवित्र रक्षकों को देखकर मुरोंगफू की आंखें ठंडी हो गईं। उसने झाओ गाओ और आगे बढ़ते साधकों की ओर देखा और अपना दायां हाथ उठा दिया।